बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड खुश आमदीद। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं, अपने दिन का आगाज़ कर चुके हैं या करने वाले हैं, दोनों सूरतों में हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं। ये आयशा, मैं इमरान हूँ। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज़ ये कि नवंबर और मौसम जो बहुत अच्छा होता है वो अपनी पूरी आबोताब के साथ आगाज़ कर चुका है, टेक ऑफ कर चुका है। थोड़ा मौसम भी तब्दील हो चुका है। मंडे है, सबसे पहले तो हैप्पी मंडे। और मैं तो हमेशा मंडे का आगाज़ जो है वो बड़ा अच्छा करती हूँ क्योंकि मुझे पसंद बहुत ज़्यादा है। आपको भी पसंद है? लास्ट टाइम हमने बात की थी। टू वर्क ऑन मंडेज आई थिंक इट्स ओके। ट्यूसडे से आपको क्या प्रॉब्लम है? मुझे पता नहीं क्यों साइकोलॉजिकली मुझे लगता है कि मंडेज को आप रिचार्ज होके आते हैं, यू गेट अ ऑफ। आप 2 मिलते हैं, हमें 2 मिलता है, कुछ लोगों को 1 भी मिलता है, तो कुछ ना कुछ हद तक आप रिचार्ज होके आते हैं। लेकिन ट्यूसडे जो होता है ना, कोई उससे कोई स्केप नहीं है। मंडे गुजरा है, ट्यूसडे बीच में है, एंड देन वेडनेसडे टू यू हैव टू वर्क। मुझे थोड़ा सा प्रेशर लगता है, थोड़ा प्रेशर फील होता है। चलिए, कोई मसला नहीं है। अब हमारा जो ये शो है ना, ये आपके लिए भी इसका मतलब है, हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा आपके लिए जो है ना चेहरे पे मुस्कुराहट लेकर आता है। बहरहाल जी, आ जाते हैं हम सबसे पहले अपने सेगमेंट्स पर जाने से पहले थोड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज शेयर करते हैं। और ये अब तो कॉमन नॉलेज हो चुका है कि हम रोजाना आके इंटरेस्टिंग स्टोरीज शेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो बात करने लगे हैं कॉमन सेंस के बारे में। जिस ज़माने में ख़त लिखा जाता था, उस दौर में सलाम के बाद पहला जुमला लिखा जाता था कि आपकी खैरियत मतलूब है। अस्सलाम वालेकुम, आपकी खैरियत मतलूब चाहता हूँ या चाहती हूँ। लेकिन दौरे जदीद तो ये तशरीह उसके ग्रामर के लिहाज से गलत है। गलत है। नेक मतलूब है, हम लिखते थे नेक मतलूब चाहता हूँ, लेकिन ऐसा ही है। बहरहाल जी, अब जो है रिवाज तब्दील हो चुका है, बदलते हुए तकाजे हैं। ऐसे में ख़त का रिवाज ऑलमोस्ट ही मादूम हो गया। अब तो कोई ख़त नहीं लिखता, इसलिए खैरियत मतलूब होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब ज़्यादातर जो बात की जाती है या जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है वो क्या है? कॉमन सेंस, व्हिच इज नॉट वेरी कॉमन। आज कॉमन सेंस की बात इसलिए भी हम कर रहे हैं क्योंकि 4 नवंबर को इन पर्टिकुलर जब हम बात करें तो इसे कॉमन सेंस डे के तौर पर मनाया जाता है। और बेशतर जो अफराद हैं वो इस दिन के हवाले से आई बिलीव जानते भी नहीं हैं कि कॉमन सेंस आम उर्फ़ आम में कहा तो जाता है लेकिन इतना कॉमन है नहीं। अब उसकी बुनियादी वजूहात क्या है, इस पर तो हम बात करेंगे। लेकिन इस डे की जो बुनियाद है वो मारूफ करियर कंसल्टेंट जो हैं और मेंटोर हैं बिड बिलानिश, आई बिलीव। हम बड़ा इस तलफ़ुज़ पे काम करे थे आने से पहले कि हमने कैसे कहना है। सो मिस्टर बिड बिलानिश फॉलोअर्स, अगर हम गलत कह रहे हैं तो ये माजरत चाहते हैं। 4 नवंबर को इस डे के मनाने का जो मकसद है वो एक अमेरिकन मिज़ाह निगार है, उनके हवाले से भी ये रिलेट किया। रॉजर्स उनका नाम है, उनकी सालगिरह भी है आज। और उनका ये मशहूर जुमला है कि कॉमन सेंस आम नहीं है, कॉमन सेंस इज नॉट वेरी कॉमन। ये उन्होंने कहा था, जो कि रॉजर्स हैं। तो आज कॉमन सेंस डे के हवाले से ये दिन मनाया जा रहा है। और समटाइम्स होता है ना यार, एक चीज़ ऑब्वियस है, फिर भी आपसे सवाल कोई पूछे जा रहा है तो आप कहते हैं यार इस बंदे के अंदर कॉमन सेंस क्यों नहीं है? इसकी ऑपोजिट में आपको बताऊं, मेरे ज़हन में जुमला आ गया, लकीर का फकीर नहीं होना। थोड़ी कॉमन सेंस पैदा करें यार, कॉमन सेंस भी कोई चीज़ होती है। सो ब्रिंग दैट कॉमन सेंस इन पाकिस्तानीज़। हमें थोड़ा सा मसला है। अच्छा, ये मसला हमें पता है कहाँ पे होता है? फॉर एग्जांपल, आप गाड़ी की रजिस्ट्रेशन करवाने गए हैं ना, अब एक कॉमन सेंस है कि अच्छा मैं यहाँ पे जाऊँगा, ये डॉक्यूमेंट लूँगा, यहाँ फीस सबमिट करूँगा, एक ये कॉमन सेंस है। एक है कि आप लकीर के फकीर हैं कि मुझे आयशा बताएंगी या कोई शख्स आके बताएगा कि सर इधर से जाएं, इधर खड़े हो, मुँह उधर करें। तो ये इट्स अ वेरी जेनेरिक एग्जाम्पल जो मैंने दी है। और ये हर चीज़ के अंदर प्रिवेल एक और चीज़ भी होती है कि जनरेशनल गैप जो होता है ना, वो भी हम कह सकते हैं कि जो हमारी ऊपर वाली जनरेशन है वो शायद हमारी बात नहीं समझे, जो हमारे लिए कॉमन सेंस है उनके लिए शायद ना हो। जेनजी कहते हैं। इसके ऊपर हम बात कर लें थोड़ी सी। आज का दौर जो है ना वो है तो जेनजी का, लेकिन बहुत ज्यादा हम क्या मतलब चले जाए दुनिया से, हमारा भी आई मीन आपको पता ना हर जगह जेनजी की बात हो रही है। कोई बात नहीं, मिलेनियल्स की भी हम करते हैं। हम बता देते हैं ना कि कौन से लोग जो है ना साइलेंट जनरेशन कहलाते हैं। हर जनरेशन को ना एक नाम दे दिया गया है। तो आज आपको बताते हैं कि 100 साल की 6 जनरेशन जो है ना, उसमें कौन कौन से लोग जो हैं वो क्या कहलाए जाते हैं। 1928 से 1945 के दरमियान जो लोग पैदा हुए उनको साइलेंट जनरेशन कहा जाता है। बुजुर्गान जो है ना वो खामोश कहा यह जाता है। उसके बाद 1946 से 1964 तक जो पैदा हुए उनको कहा जाता है बेबी बूमर्स। वाह वाह। 1965 से लेकर जो 1980 के यूजुअली आई बिलीव हमारे जो पेरेंट्स हैं ना, उनकी उम्रें इतनी इसके दरमियान आती हैं। दे आर एक्स जनरेशन, एक्स यू नो। और 1981 से लेकर 1996 तक जो पैदा होने वाले हैं, दे आर कॉल्ड जनरेशन वाई या फिर मिलेनियल्स के हम उसके अंदर आते हैं, जनरेशन वाई। ठीक है। और उसके बाद आ जाता है आपका दौर, आपका डियर जेनजीज। यू नो, आपने तो दुनिया में इनकलाब बर्पा किया हुआ है। फ़ोन से आप निकलते नहीं है, एक्सरसाइज आप करते नहीं है, गाँव देहात आपने देखे नहीं है, बाजरे की रोटी तुसी खादी नहीं, लस्सी तुसी पीती नहीं, फिर भी तुसी जेनजी। खैर जेनजी कहलाते हैं। और जो 2012 या 13 के बाद पैदा होते हैं वो, उनको कहा जाता है जी अल्फा जनरेशन, यानी कि छोटे छोटे बच्चे जो है ना, अभी
वैसे तो बच्चे भी बड़े-बड़े काम अल्फा जनरेशन उनको कहला जाता है। तो ये नाम जो है ना पिछले 100 साल के दरमियान 6 जनरेशंस थी, तो 6 जनरेशंस के लिए जो टर्म्स यूज की जाती हैं आजकल जेन ज़ी की लैंग्वेज में वो ये है। एक रिसर्च हम किस दिन आयशा से भी इस पे भी करेंगे कि इनको ये क्यों कहा जाता है, हम इस पे भी कोशिश करेंगे, टाइम अभी कम है, लेकिन ये क्यों इनको ये टाइटल दिया जाता है, तो इस पे भी हम इंशाल्लाह जरूर बात करेंगे। खैर ये बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन में आपने इजाफा किया, कम से कम मुझे पता लग गया कि हम जनरेशन वाई वक्त के तकाजे जो हैं वो बदलते जा रहे हैं और वो तकाजे इस तरह से बदल रहे हैं, टेक्नोलॉजी में नई जिद्दत आती जा रही है, दुनिया की सबसे जदीद ह्यूमनाइड रोबोट की सलाहियतें दिन ब दिन निखरती जा रही हैं। अगेन मैं फिर से वही बात करूंगी, कोई काम इन्होंने छोड़ना है इंसानों के करने के लिए नहीं। हम भी रोजाना ही कोई ना कोई नया रोबोट ले आते हैं ना, ये भी तो ऐसा है। अच्छा जी, ये एक नई वीडियो है अमीका, इसकी जारी की गई है वीडियो, अमीका इसका नाम है। इसमें ऐसे इसे चेस खेलते हुए दिखाया जा सकता है। वैसे हमने चेस पे एक एपिसोड किया था, थैंक यू वेरी मच कि आपने उसको बड़ा पसंद किया, वो शुक्रिया बाकी था तो मैंने कहा अदा कर दूं। खैर हम इस रोबोट जिसकी बात करें, चलने के साथ साथ इसके दीगर तासुरात भी हैं जो बड़े इंटरेस्टिंग हैं। अच्छा जी, तासुरात का इजहार करने की सलाहियत भी रखता है, ये एक नई चीज है। अच्छा, इस रोबोट को बरतानवी कंपनी इंजीनियर्ड आर्ट्स ने डिजाइन किया है। यूट्यूब पे इसकी वीडियो जारी हुई है, उसके बाद लोग बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं इस वीडियो के अंदर एंड बड़ा एंजॉय भी कर रहे हैं। अगेन मेरे ख्याल से इसके सामने किसी इंसान को बिठाया गया होगा चेस खेलते हुए। सुन लेते हैं इस वीडियो को, देखते हैं, थोड़ा सा दिखाते भी हैं नाज़रीन को। But fine, say goodbye to your queen. Bishop to c6. Rook to b1. Checkmate. What? How did that happen? Are you sure you moved my piece like I said? Amika, you can't accuse me of cheating every time. मैं सीरियसली डर रहा हूँ इसको देख के, ये सब कुछ ही करे जा रहे हैं यार। ना फेशियल एक्सप्रेशंस आंखों के अंदर वो अंडरस्टैंड करके वो चाल बता रहा है कि आप क्या चले। एग्जैक्टली। माय गॉड, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एट द सेम टाइम अलार्मिंग, लेकिन अच्छा है, पॉजिटिव काम हो तो सही है, वरना भाई कंट्रोल्ड काम हो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि मैंने बड़ी साई-फाई मूवीज देखी हैं तो मुझे बड़ा डर लगता है कि फ्यूचर में जाके पता नहीं क्या होगा। लेकिन अल्लाह खैर करे, टेक्नोलॉजी जो है ना उसका सही तरीके का इस्तेमाल आते रहना चाहिए। वक्त गुजरता जा रहा है, आज 4 नवंबर है, तो 4 नवंबर की एक और खास बात है, दैट इज अबाउट बराक ओबामा के बारे में आपको बताया, अमेरिकन प्रेसिडेंट, हमें मालूम है। इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंस का हामिल है, बहुत अहमियत का हामिल ये दिन है कि लगातार दूसरी मरतबा सदारती इंतखाबात जीतने वाले जो बराक ओबामा हैं, 4 नवंबर 2008 को अमेरिका की तारीख में मुंतखब होने वाले पहले ब्लैक स्याफाम अमरीकी सदर होने का एजाज़ उन्हें हासिल हुआ और इस तरह बराक ओबामा की जीत ने जो अमेरिकन इलेक्शंस थे उनकी हिस्ट्री को तब्दील किया। बिल्कुल, इसलिए 4 नवंबर जो है वो अमरीकी इंतखाबात में एक अहम दिन करार दिया जा रहा है। अब अमरीका का नया सदर कौन होगा इसका फैसला होना है 5 नवंबर को, जबकि कल नए सदर की हल्फ बर्दारी की तकरीब जो है वो 20 जनवरी को मुनाकिद होगी। अब अगर कमला हैरिस जीत जाती हैं तो वो अमेरिका की तारीख में पहली एक तो स्याफाम और दूसरी खातून सदर मुंतखब और उनकी जो मदर है वो इंडियन ओरिजिन से, आपको पता है, और इसके ऊपर बड़ा दिलचस्प इस पे तबसरा भी हो रहा है, क्योंकि एक तकरीब में उन्होंने अपनी मदर को कहा माय मदर वाज ब्राउन, तो उस पे एक टिकटॉकर ने एक टिकटॉक बनाई जो 2.3 मिलियन व्यूज इसने ले लिए कि इन्होंने अपनी मदर की आइडेंटिटी क्यों छुपाई है, इन्होंने उनको इंडियन क्यों नहीं कहा। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। वैसे आपको बताएं कि टिकटॉक इज क्वाइट फेमस इन अमेरिका, तो बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस हैं उसका सहारा ले रहे हैं अपनी पॉलिटिकल कैंपेन्स करने के लिए उसके जरिए, और उस पर बड़े पैसे लगे। मुझे लगता है कि पाकिस्तान से उन्होंने ना ये इंस्पिरेशन लिया, क्योंकि सबसे पहले पाकिस्तान में पॉलिटिशियंस ने जो टिकटॉक यूज करना शुरू किया है ना, और जितना ज्यादा इंपैक्ट हुआ है टिकटॉक यूज करने का, वो अब 170 मिलियन अमेरिकन आर ऑन टिकटॉक, या वहाँ बहुत बड़ी मार्केट है। तो खैर जी, इसका फायदा हो सकता है। कल इलेक्शन है, लेकिन इसका रिजल्ट पाकिस्तान में, चूंकि हमारा फर्क है तकरीबन 7 आवर्स का, तो हम शायद 6 को बताएंगे, शायद हमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेट आएगा हमारे पास, हम आपको अपडेट करेंगे इंशाल्लाह। तो खैर दिस इज ऑल अबाउट आवर इंटरेस्टिंग स्टोरीज टुडे, आई होप यू एंजॉयड इट। अब हमारे पास एक जो स्टोरी है ना, वो उसमें खवातीन का तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, बिकॉज व्हेन एवर आई गो होम माय मदर इज ऑलवेज वाचिंग हम टीवी के ड्रामे, और उनको स्टोरीज, उनको खैर थोड़ा आगे भी पता होता है कि इसके बाद क्या होगा, वो रिलेट कर लेती हैं क्योंकि वो इतना देखती हैं। ये जो ड्रामा है ना, इसकी स्टोरी आपको शायद तजस्सुस में रखेगी कि आगे क्या होगा। हम बात करने जा रहे हैं इस वक्त आपके बड़े फेवरेट एक सोप की, जो आप रोज़ाना देख रहे हैं हम टीवी के ऊपर, मोहब्बत रेज़ा रेज़ा। पहली चंद किस्तें नशर हुई हैं और आपका जो रिस्पांस है वो बता रहा है कि आपको कितना अच्छा लग रहा है। बिल्कुल ऐसी ज़बरदस्त पजीराई मिल रही है, और ये सेगमेंट इसलिए भी मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट है और मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि जो हमारी मेहमान है ना इमरान, वो मुझे इतनी पसंद है, और उनकी वापसी हुई है तकरीबन 5 साल के बाद। उनको बहुत ज़्यादा मिस किया, और इस ड्रामे के अंदर वो एक नए किरदार में नज़र आ रही हैं, जो वो टिपिकली करती आई हैं किरदार, उससे बड़ा मुख्तलिफ उनका किरदार है। लेकिन ये ड्रामे के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, उसके बाद उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करेंगे। ड्रामा रोजाना शाम 7 बजे। अच्छा, हमारे पास प्रोमो है, चलें प्रोमो देखते हैं इसका, और फिर वापस आते हैं। फिर हमारे साथ मेहमान कौन होंगी, लीड कास्ट, उनसे मुलाकात कराएंगे आपकी। वॉच द प्रोमो। ये खुशियां तो आप ही की दम से हैं, अल्लाह पाक हमेशा आपको सलामत रखे। हाँ, कोई आप
आते जाते हो, ना किसी से मिलते हो, ना कोई नए दोस्त बनाते हो। मुझे किसी दोस्त की जरूरत नहीं है, मेरे लिए तो आप ही काफी हैं। ईसा के साथ ऑफिस जाया करो, बैठा करो और बिजनेस की बारीकियों को समझो। ईसा ईसा ईसा, आपकी जुबान पे तो सिर्फ बस एक वही नाम रहता है, एक वही आपकी सगी औलाद है ना। हम तो सौतेले हैं। इसकी मोटी अकल में अब तक ये बात क्यों नहीं आई कि मैं ईसा की तारीफ क्यों करती हूँ। तो बाकी कास्ट के बारे में तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन इस ड्रामे में रिफ़त का जो किरदार है, दैट इज़ द मेन कैरेक्टर। और उनके बारे में आपको बताएं कि वो अपने बेटे अयाज को एक लापरवाह और फजूल खर्च नौजवान के किरदार में उनका जो बेटा है वो नज़र आता है और वो अपनी लाइफ को बिल्कुल सीरियस नहीं लेता। और ये जो कैरेक्टर्स की तकसीम है ना इस सीरियल के अंदर, मैंने उन सारे कैरेक्टर्स को पढ़ा है कैटेगोरिकली बिफोर कमिंग टू दिस सेगमेंट, वो बड़ी ज़बरदस्त है। आई मीन 2 कैरेक्टर्स बहुत अच्छे पॉजिटिव जो लाइफ को लेकर चल रहे हैं, लेकिन 3 से 4 ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि नेगेटिव या फिर स्लाइटली नेगेटिव हैं और उनका किरदार ऐसे दिखाया गया है कि वो आपकी रवैयों पे, आपकी ज़िंदगी पे कैसे असरअंदाज होते हैं, उन पे बात की गई है। तो हमारे साथ इस वक्त जो कैरेक्टर मौजूद हैं, आप जान ही गए होंगे, सबरीन हिस्बानी द लीड, जो कि ऑब्वियसली एक डायरेक्टर में, लेकिन इनके कहने के बगैर ड्रामे में कुछ हो नहीं रहा है, बड़ी डोमिनेटिंग है। हम सबसे पहले उनसे बात करते हैं और वी आर सो ग्लैड टू हैव हर बिकॉज 5 साल के बाद वापस स्क्रीन पे आ रही है। सबरीन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सबसे आगे। कैसा लग रहा है आपको? अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। आप सबको मेरी तरफ से सलाम। बहुत अच्छा लग रहा है और अगर हम टीवी से आपकी वापसी हो और कम बैक आपका हम टीवी से हो जी, तो बिल्कुल बिल्कुल। सबरीन, अपने किरदार के बारे में थोड़ा सा बताएं। एक तो आपने 5 साल के बाद वापसी की है, ऊपर से आप ऐसा किरदार कर रही हैं जिसमें हम आपको देखने के आदी नहीं है। हमने हमेशा देखा है कि वो मासूम सी सबरीन एक मासूम सा किरदार कर रही है, पॉजिटिव सा किरदार कर रही है। अब अचानक से आपको नेगेटिव कैरेक्टर में हमें देखना है, तो ये रोल करना जो है ये कैसा लगा आपको? ये फैसला हुआ कैसे कि नेगेटिव कैरेक्टर करते हैं? जी एक्चुअली आपने बिल्कुल ठीक कहा आयशा, ये नेगेटिव नहीं, ये एक्सट्रीम नेगेटिव कैरेक्टर है। मुझे बड़ा चैलेंजिंग लगा और क्योंकि नेगेटिव मैंने हार्डली शायद एक आध किया हो, लेकिन मुझे मेरी मेमोरी में भी नहीं है। तो जब मुझे ये ऑफ़र हुआ और मैंने आई थिंक जब 1 लाइनर ही सुना तो आई सेड यस, क्योंकि मैंने कभी नेगेटिव इस तरह का कभी प्ले किया नहीं था, तो मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग था और मुझे अच्छा लगा। तो बस मैं अब आपके सामने थोड़ा हार्ड भी होता है ऑब्वियसली अपने उस जॉनरा को चेंज करना, बट यू सेड कि आपने वर्सेटिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली एक आर्टिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंटरेस्टिंग इस रोल इन पर्टिकुलर इस कैरेक्टर रिफ़त को लेके क्या लगा आपको जो आप प्ले करी? इस रोल की सबसे इंटरेस्टिंग रोल बीइंग अ सबरीन हिस्बानी ये है कि एक तो फर्स्ट टाइम में इतना नेगेटिव, इतना क्या कहना चाहिए कि डार्क रोल प्ले कर रही हूँ। इसमें एज अ मदर मैं आ रही हूँ, इसमें मेरे बच्चे हैं, कुछ मेरे अपने बच्चे हैं, कोई सौतेला है, तो अपने बच्चों को सेव करने के लिए वो क्या जंग कर रही है, तो ये सब है। तो ये मेरे लिए था इंटरेस्टिंग कि मैं इसको किस तरह प्ले कर सकती हूँ। और लोग देखें, लोग मुझे ये ज़रूर कह रहे हैं कि आप नेगेटिव, क्योंकि आप बड़ा सॉफ्ट बोलती हैं, आप तो बड़ी सॉफ्ट स्पोकन हैं, तो ये कैसे करेंगे आप? तो अच्छा, कोई भी ड्रामा हम देखते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट हम देखते हैं, उसके बाद हम समटाइम्स होता है BTS भी देख रहे होते हैं, तो एक्टर्स अक्सर ये बात करते हुए नजर आते हैं अपने इंटरव्यूज़ में भी इवन कि केमिस्ट्री बाकी को एक्टर्स के साथ होना जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर केमिस्ट्री अच्छी नहीं होगी तो आप उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो आपकी केमिस्ट्री किस तरह से थी बाकी कास्ट के साथ और ओवरऑल सेट का माहौल कैसा था? जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं राइटर बताना चाहूँगी। नुज़हत समन साहिबा इसकी राइटर हैं, फिर आते हैं डायरेक्टर साहब, डायरेक्टर इज़ द कैप्टन ऑफ द शिप। अदील सिद्दीकी इसके डायरेक्टर हैं और अदील सिद्दीकी के साथ पहले भी मैंने काम किया हुआ है जब वो असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ करते थे। तो एज ए डायरेक्टर मैं उनके साथ फर्स्ट टाइम काम कर रही हूँ, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम। मिर्ज़ा ज़ैन, उनके साथ मैं फ़र्स्ट टाइम स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। अमेजिंग ह्यूमन बीइंग, अमेजिंग आर्टिस्ट। फिर उमर आलम हैं इसमें, वो भी उनके साथ भी मैं फ़र्स्ट टाइम काम कर रही हूँ। फिर फ़रा हैं इसमें महानूर हैं, इसमें मिनसा हैं और इसमें गनवा है और मोस्टली जितने भी आर्टिस्ट हैं, आई एम द मोस्ट सीनियर वन, आई थिंक सो। फरहा सीनियर हैं और मैं सीनियर हूँ और इसमें हैं अपने इरफान मोतीवाला साहब, वो सीनियर हैं, बाकी सारे जूनियर्स हैं। वी आर द सीनियर्स। वेरी सीनियर। नेगेटिव कैरेक्टर उनका इसके अंदर वो है, वो कि बड़ा इंप्रेस करेगा क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है वो। अच्छा, एक आपकी अपनी पर्सनैलिटी होती है ना कि उसका ऑरा होता है, एक वाइब जिसे हम कहते हैं,
दूसरा होता है किरदार के अंदर अपने आप को ढालना। यू हैड अ वेरी प्लेजेंट पर्सनैलिटी माशाल्लाह, लेकिन इस रिफ़त का जो किरदार है, इट्स अ नेगेटिव कैरेक्टर, इसमें ढालना अपने आप को कितना मुश्किल था सभी? इनिशियली बहुत डिफ़िकल्ट था ऑनेस्टली। जो जितने हार्श इसके डायलॉग्स थे और हार्श एक्सप्रेशंस थे, वो मेरे लिए कैरी करना बहुत डिफ़िकल्ट था कि मैं ये बोलूँ कैसे। ओह माय गॉड, ये तो इतना हार्ड जुमला, इतना मुश्किल जुमला है यार, ये तो बहुत नेगेटिव है, ये मैं कैसे बोलूँ किसी को। तो शुरू में तो बहुत डिफ़िकल्ट लगा, लेकिन अब माशाल्लाह 4 महीने हो गए तो अब आदी हो गए हम लोग डांटने के और सख्त तेज जुमला बोलने के और गलत बात करने के आदी हो गए। तो कोई ऐसा डायलॉग जो रह गया हो, कोई ऐसा जुमला राइट नाउ जो आपके जहन में आ रहा हो, जो आप कहना चाहें स्क्रीन पर व्यूअर्स के लिए? इसमें रिफ़त इज आई मी माई सेल्फ, मेरे हुक्म के बगैर ये नहीं होगा। ये कैसे हुआ? क्योंकि मैंने इजाजत नहीं दी थी। मुझसे पूछे बगैर तुम गए कैसे, मुझसे पूछे बगैर ये हुआ कैसे, मैंने तो ये नहीं कहा था। इट्स ऑल अबाउट आई बी डोमिनेटिंग। अच्छा, वैसे ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं, हमने भी कोई देखे हैं अपनी जिंदगी में? आपके जहन में तो नहीं? आसपास नहीं, बहुत से हैं। ये तो बड़ा कॉमन है भाई, डोमिनेटिंग सासें नहीं होती अक्सर घर में, बड़े होते हैं तो ये होता है। खैर देखते हैं ये क्या करती हैं। खैर दूसरी जानिब एक जो आप मनफी कैरेक्टर करते हैं सबरीन, एक उसकी क्वालिटी होती है कि अगर लोग उस कैरेक्टर को लेकर बीइंग अ पर्सन, बीइंग एन एक्टर, आपको डिसलाइक करना शुरू हो जाए ना कि आपने तो वो किया था, वो बहुत बुरा था, लोग करते हैं। और एक ये भी साइन होता है कि लोग उसको, आपकी एक्टिंग को सराह रहे हैं। और दूसरा ये कि एक साइन ये भी होता है कि शायद बहुत प्यार मिल रहा है आपको बिकॉज आपने उसको इतना रियलिस्टिकली किया है। तो आप इन दोनों फीलिंग्स को कैसे लेती हैं, इसको कैसे देखती हैं? आई थिंक दोनों देखें, जब आप नेगेटिव प्ले कर रहे होते हैं और लोग आपको एग्जैक्टली वैसा समझ रहे होते हैं, दैट मीन्स कि आपने जस्टिस किया, कि आपने अपना किरदार बड़ा अच्छे से प्ले किया। तो मैं डरी हुई हूँ ऑनेस्टली, क्योंकि इतनी बुरी मैं हूँ नहीं जितना मुझे दिखाया जाएगा। तो अगर लोग बुरा कहेंगे तो फिर वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा और खुश होना पड़ेगा कि एटलीस्ट कि मैंने जस्टिस किया, मैंने अच्छा किया। अच्छा, ये जो है दूसरे ड्रामों से मुख्तलिफ किस तरह से हैं? क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा है ना, चैनल्स भी बहुत ज़्यादा हैं, हर तरह के ड्रामे आ रहे हैं, आए रोज़ नए ड्रामे शुरू हो रहे होते हैं। लोग क्यों देखें, व्यूवर क्यों चूज़ करें इस ड्रामे को देखना? ये सिर्फ मेरे लिए देखें आप। ये जैन की वजह से देखें, ये उमर आलम की वजह से देखें। इसमें महनूर इतनी प्यारी हमारी न्यू टैलेंट है, इतनी खूबसूरत लड़की है, इसमें मिंसा है, इरफान मोतीवाला हैं, इसमें फराह हैं। ये आप हमारे लिए देखें। ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि मोस्टली स्क्रिप्ट एक जैसे होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हमने कोशिश की है कि इसको नए तरीके से करें, नए अंदाज से करें। तो बस एक कोशिश है, लेट्स सी कि लोग क्या कहते हैं। मैं इसमें इसके बारे में ज़्यादा कह नहीं पाऊँगी, कह नहीं सकती कि ये बहुत डिफरेंट है, इसमें हमने ये नया किया है या वो नया किया है। बीइंग ऑनेस्ट, नो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ हमने कोशिश ज़रूर की है। आई थिंक जो परफॉर्मेंस है, जो एक्टिंग है, वो मुनफरिद बनाती है, और जो कैरेक्टर्स की तकसीम है वो मुनफरिद बनाती है। कहानियाँ तो वही हैं हमारे माशरे में आसपास, उन्हीं से इंस्पिरेशनल कहानियाँ होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, एक थोड़ा सा चले पर्सनल तरफ भी आते हैं, क्योंकि वी नो कि आप पहले बहुत काम करी थी, बहुत अच्छे बड़े प्लेज आपने किए, फिर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स यू वर नोवेयर। लोग परेशान, हम समेत हो गए कि 5 साल ये इतना हसीन चेहरा, इतनी अच्छी अदाकारा कहाँ गई? तो ज़रा इस बारे में भी बताइए, कहाँ रही आप 5 साल? हसीन चेहरा जो है ये कनाडा की सर्दियों में कहीं गुम हो गया था। मैं कनाडा चली गई थी, वहाँ थी एक न्यू जर्नी थी मदरहुड की, उसको एंजॉय कर रही थी। बेटी थी मेरी, है माशाल्लाह, उसको टाइम देना था, उसको बड़ा करना था। नाउ शी इज़ माशाल्लाह 6.5। तो अब मैं जब आई तो एक क्रेविंग तो थी, वो आर्टिस्ट इंसान का मरता तो है नहीं। तो आई थिंक वो जब मैं वापस आई तो एक क्रेविंग थी कि मैं आई हैव टू डू इट अगेन। तो मैंने करना है, क्योंकि दिस वर्क इज़ लाइक ऑक्सीजन फॉर मी, कि मुझे लग रहा था कि कहीं कुछ कमी है, तो वापस जिंदा होना चाह रही थी। अच्छा सबरीन, ये जाता है ना, और मुझे लगता भी ऐसे है कि जब बच्चे हो जाते हैं, कोई भी खातून वर्किंग वुमन अगर है, इंडिपेंडेंट वुमन है, उसके बच्चे हो जाते हैं तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है मैनेज करना, काम को भी, देन घर को भी, देन बच्चों को भी। ऐसा आपको भी फील हुआ? आपको लगा कि फैमिली और जॉब एक साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है? इट्स एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट, एक्सट्रीमली। मतलब ये कोई मुश्किल नहीं है, कोई बहुत ही मुश्किल तरीन काम है, लेकिन अल्लाह ने औरत को कुछ ऐसा सुपर
पावर दे दिया है कि वो सब कुछ कर लेती है, वंडर वुमन बना दिया। कहीं ना कहीं गिल्ट भी रहता है कि यस वंडर वुमन, शी इज़ अ वंडर वुमन, कि वो एक साथ, अल्लाह ताला ने ऐसी सलाहियतें दी हैं औरत को कि वो एक साथ बहुत सी चीज़ें कर सकती है। तो सब कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं बीइंग अ वुमन, बीइंग अ मदर, आई थिंक कहीं ना कहीं गिल्ट रहता है कि यार हम इतने लॉन्ग आवर्स के लिए घर से बाहर रहते हैं, बच्चों से दूर रहते हैं। लेकिन आई थिंक हमारा काम इसमें ये अगर ऑफिस वर्क हो तो मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन हमारा काम ऐसा है कि मैं अपनी बेटी बुला लेती हूँ, वो सेट पे होती है, मेरे साथ 2-3 घंटे रहती है आफ्टर स्कूल, मैं उसको होमवर्क करा रही होती हूँ, फिर उसको शाम को भेज देती हूँ, फिर मैं भी चली जाती हूँ। तो एक थोड़ी सी तसल्ली रहती है दिल को कि एटलीस्ट वो मेरे सामने होती अच्छे से, यानी मैनेज कर रही हैं आप जॉब को भी और बच्चों को भी। सही। अच्छा सबरीन, गायब सिर्फ आप नहीं रही हैं, हमने सिर्फ आपको मिस नहीं किया, बल्कि आपकी जो हमशीरा, आपकी बहन सनम साहिबा जो हैं, जो कि एक टाइम था वो स्क्रीन पर राज किया करती थी, वो भी गायब है स्क्रीन से। वो कहाँ पर है आजकल, उनके बारे में भी ज़रा बताएं। जी, वो भी अपना मदरहुड एंजॉय कर रही हैं और माशाल्लाह उनकी बेटी है 4 साल की। अपना घर गृहस्थी भी तो ज़िंदगी का हिस्सा है, तो वो भी करना है। तो अपने अपने चॉइसेस हैं, अपने अपने डिसीजंस हैं, वो बहुत एंजॉय कर रही है अपने बेटी को, अपने घर को। तो ठीक है। अच्छा सबरीन, क्योंकि इट्स बीन 5 इयर्स, तो मेरे ख्याल में 5 साल बहुत ज़्यादा होते हैं या काफ़ी होते हैं कम से कम एक चेंज को ऑब्जर्व करने के लिए। कमिंग बैक आफ्टर 5 इयर्स टुवर्ड्स ड्रामा इंडस्ट्री, कोई तब्दीली नज़र आई आपको? हैव यू ऑब्जर्व्ड एनी चेंज इन ड्रामा इंडस्ट्री? आई थिंक इट इज़ सेम थोड़ा सा अभी मैं एक ही ये ड्रामा कर रही हूँ, एक और कर रही हूँ, उसमें जो मुझे चेंज नज़र आया वो ये कि नए चेहरे बहुत आ गए हैं, और जो आने चाहिए। सारी ज़िंदगी हम लोग तो नहीं काम करेंगे, हमारी जगह डेफिनेटली कोई लेगा, तो नए चेहरे बहुत आ गए, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और मुझे अच्छा, सबकी अपनी अपनी राय है। मेरी राय ये है कि मुझे प्रोफेशनलिज्म थोड़ा ज़्यादा दिखा है, मतलब आई डोंट नो बाकी लोगों की राय क्या होगी। मेरी यही राय है कि प्रोफेशनलिज्म थोड़ा ज़्यादा दिखा है, नए चेहरे बहुत आ गए हैं, और नए चेहरे जो हैं वो एक्सट्रीमली टैलेंटेड हैं। बिल्कुल अच्छा काम हो रहा है, स्क्रिप्ट्स अच्छे हैं, चेहरे, और डेफिनेटली आप भी अब एक नया, जैसे कहते हैं ना, एक ताज़ा हवा का झोंका है जब वह वापस आ रही है। हमें अच्छे आर्टिस्ट तो हमेशा देखने को चाहिए ना, तो इट्स रियली ग्रेट। इन दी एंड एक थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन है, बट आई सो वांट टू आंसर यू इट बिकॉज आप इस पोजीशन में हैं कि आप सही जवाब देंगी इसका, आप उसको फील कर सकते हैं। एक आर्टिस्ट के लिए नॉर्मली जो ट्रांजिशन होता है ना, वो बड़ा मुश्किल होता है कि आप पहले लीड के ऊपर कर रहे थे या एज मेन कास्ट आप कर रहे थे, दो इज स्टिल द लीड बट द फॉर्मेशन ऑफ द कैरेक्टर इज़ डिफरेंट, और ये ट्रांजिशन बहुत सारे मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट के लिए मुश्किल होती है। बीन सबरीन हिस्बानी, आपके लिए ये कितनी मुश्किल ट्रांजिशन है? क्या वाकई मुश्किल है, हो रही है मुश्किल? नहीं, पिक्चर अभी बाकी है, अभी कहाँ, अभी तो मंजिल दूर। आई थिंक आर्टिस्ट जो है, द रियल आर्टिस्ट, उसको अपने कैरेक्टर्स जो है ना, चैलेंजिंग रोल्स जो है ना, वो एक्सेप्ट करने चाहिए। चाहे वो 80 साल का कैरेक्टर हो, 60 साल का हो, 20 साल का हो, किसी भी तरह का कैरेक्टर, एक्सेप्ट इट एंड डू इट। मुझे लगता है कि वो एक सच्चा आर्टिस्ट है, रियल आर्टिस्ट है, जो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करता है। ये एक ही तरह के रोल्स मुझे कभी समझ ही नहीं आया। अगर आपने मेरे कभी ड्रामे देखे हों तो मुझे कभी भी आपने एक तरह के रोल्स में देखा ही नहीं होगा। तो हमेशा मैं डिफरेंट कैरेक्टर्स, अपना रोल देख के, अपना कैरेक्टर देख के प्ले करती हूँ, गेटअप्स देख के करती हूँ। तो मैं इस तरह एंजॉय करती हूँ। मुझे हमेशा मैं अपना जो कैरेक्टर है बिल्कुल। और ऐसे कि हमने आपके ड्रामास अगर देखे हों, हमने आपके ड्रामास देखे हैं, आई एम श्योर जो तमाम देखने वाले हैं ना, उन सब ने देखे हैं और आपको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। थैंक यू सो मच सबरीन हिस्बानी। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, हमारा प्रोग्राम भी अभी बाकी है हमारे देखने वालों। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, कुछ मजीद बात करेंगे। सबसे आगे में आपको कहेंगे एक मरतबा फिर से खुश आमदीद। आज की दुनिया में वैसे तो हम देख रहे हैं कि स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप्स जो है उसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड आ रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जॉब करना चाहते हैं और वो कहते हैं कि बिजनेस से ज़्यादा बेहतर है जॉब करना, एटलीस्ट आप सिक्योर रहते हैं। पाकिस्तानी यूथ तो आयशा जॉब ही करना चाहती है, जॉब ही करना चाहती है ना, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ज़्यादा जाते नहीं है, बहुत कम है, हालांकि ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा, तो जॉब ढूंढनी कैसे है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट का मसला भी है हमारे यहाँ पर, और जिनके पास है जॉब वो चाहते हैं कि उनको बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाना
जाना चाहिए। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। रिसेंटली आई गॉट द इन्फॉर्मेशन, मेरी वाइफ जो कि अमेरिका में काम करती हैं, उन्होंने मुझे बताया, इंग्लैंड के अंदर हमने डिस्कस भी किया था अपने शो में, तो इंटरनेशनली एक रिसेशन का सिनेरियो है वो चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद देयर आर सर्टन थिंग्स जो आपको न सिर्फ जॉब दिला सकती हैं, बल्कि आपने राइट वे में अगर अपने करियर पाथ का इंतखाब किया तो वो एक अच्छा प्रोफेशनल आपको बना सकता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपको पता हो कि आप करना क्या चाहते हैं और आपने किस जाने। एक और ये भी सवाल है कि अगर हम किसी जॉब पर हैं तो हमें एटलीस्ट कितना टाइम उस जॉब पर रहना चाहिए, जो कि हमारी सीवी के लिए बेहतर, ये बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं 1 महीने बाद 2 महीने बाद समझ नहीं आई जॉब छोड़ दी, 6 महीने बाद छोड़ दी, तो वो सीवी के ऊपर जो है ना वो पसंद नहीं आती। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 20-20 साल तक बैठे रहते हैं। इस मामले में आयशा घर बन जाता है। आयशा मुझसे बहुत सीनियर है इस मामले में। कितने चैनल्स के साथ काम किया आपने? ऑलमोस्ट मैंने काफी चैनल्स 5-6-7 तो किया है। 6-7। सो माय स्कोर इज 3 एंड हर स्कोर इज लाइक 6-7, तो इस लिहाज से ज्यादा एक्सपीरियंस है, ज्यादा बेहतर क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि मैंने सीखा बहुत है। एंड व्हाट इज योर टेक बाय द वे कि कितना टाइम मुनासिब होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में आपको? मुझे फिर हम अपनी गेस्ट पे जाएंगे। एटलीस्ट 2.5 से 3 साल आपको एक ऑर्गेनाइजेशन रहना चाहिए। हम न्यूज़ के व्यूअर्स 2.5 से 3 साल, अच्छा फैसला। अच्छा आपने जो है ना मेरे जस्ट लॉक्ड इट ऑन हियर। हमारे साथ इस वक्त इरम फातिमा रिजवी मौजूद हैं। आप इनको जानते हैं थ्रू दिस स्क्रीन, हमारे पास पहले भी आती रहती हैं। हमारा इनके साथ पहला इंटरेक्शन है, ये लाइफ कोच हैं और जॉब के हवाले से अच्छे मशवरे भी हम इनसे लेंगे। एंड विद दैट जो टाइम स्पेन की बात आयशा ने की है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो कितना आपके करियर को इम्पैक्ट करता है, कि अगर आप क्विक लाइफ जॉब स्विच करते हैं या फिर आप देर तक रहते हैं। सो लेट्स गो टू इरम। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन, थैंक यू फॉर कॉलिंग। नाइस हैविंग यू। कैसा आपका दिन गुजर रहा है और ओवरऑल बताइए आप, ये जिस जॉब मार्केट और जिस रिसेशन की हम बात करें, क्वेरीज आप तक भी आती हैं जॉब्स को लेकर? बिकॉज हम लोग जो हैं वी आर पार्ट ऑफ कपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस कम्युनिटीज़, जिसके अंदर वी आर ट्रेनिंग ग्रेजुएट्स को भी हम ट्रेन कर रहे हैं, जो जॉब्स पे हैं लोग प्रोफेशनल्स, और हम उनको भी ट्रेन कर रहे हैं जो रिटायरमेंट के करीब जा रहे हैं। उनको किस चीज़ के लिए ट्रेन कर रहे हैं? क्योंकि अर्ली रिटायरमेंट हो जाती है। एंड देन ऑफ कोर्स देयर इज अनदर लॉट ऑफ पीपल जो 50-55 के बाद जो व्हेन दे लूज देयर जॉब्स then they don't get anything to do। तो जिंदगी खत्म तो नहीं हुई ना। दूसरे मुल्कों में अगर आप जाएं तो वहाँ पे उनको एज अ सीनियर लेते हैं, हमारे यहाँ जो उनको कहते हैं घर बैठ जाओ। सो द जर्नी ऑफ लर्निंग डजंट एंड, पॉइंट ये है। और जब हम ग्रेजुएट्स की बात करें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हिसाब से ट्रिब्यून में आया था, 23 का नंबर था कि 90% ग्रेजुएट्स आर अनएम्प्लॉयबल। अनएम्प्लॉयबल, इतनी कमी है उनके स्किल्स के अंदर, या तो उनके अंदर सॉफ्ट स्किल्स, ह्यूमन स्किल्स जिसे कहते हैं वो नहीं है, या फिर उनकी जो लर्निंग है वो ख़त्म हो जाती है यूनिवर्सिटी तक, या फिर वो ज़्यादा स्किल बिल्डिंग नहीं करते कि सिर्फ वो करिकुलम पे। और हमने बहुत ज़्यादा फोर्स जो है वो इदारों पे डाला हुआ है, एकेडेमिया, रादर देन कि हम खुद स्किल्स हासिल करें। बीच में बहुत सारे ऐसे लोग, ऐसे इदारे हैं जो कि आपको स्किल्स बिल्डिंग में हेल्प करते हैं। यही क्वेश्चन जो आपका आज का टॉपिक है ऑन प्रोफेशनल्स, उनके लिए भी आता है कि देखिए अगर आप 3, 4, 5 साल एक जगह पे बैठे हैं, आप कंफर्ट जोन में हैं, अगर आप स्किल बिल्डिंग कर रहे हैं और हर साल आपकी प्रमोशन हो रही है, then this is good। अनएम्प्लॉयबल होना और एम्प्लॉयमेंट का मौजूद होना, क्या हमारे यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़, आपको पाकिस्तान के ख़ास तौर पर अगर हम बात करें, यहाँ पर उस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ भी हमें नज़र नहीं आती हैं एम्प्लॉयमेंट की। दूसरी तरफ अगर किसी प्रोफेशनल के पास एक जॉब है तो उसको कितने टाइम के बाद स्विच करना चाहिए जो उसके लिए अप्रोप्रिएट होगा, कि उसके सीवी के लिए भी अच्छा है और उसकी अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए भी, प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए भी अच्छा? अच्छा आयशा, जॉब्स हैं, ट्रस्ट मी, हम जब इदारों से मिलते हैं, हम बात करते हैं, मेरी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब है, स्किलफुल पर्सन नहीं मिल रहे हैं। हमारे जो फाउंडर हैं एडवेंचर्स के, परवेज़ अब्बासी, बहुत मशहूर हैं, उन्होंने बहुत काम किया है फॉर गेटिंग, NIC के फाउंडर भी रह चुके हैं। वो बता रहे थे कि ही वाज पार्ट ऑफ वन ऑफ द हायरिंग प्रोसेस फॉर वन ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पे उनको चाहिए थे 200 लोग, जहाँ तक मुझे याद है नंबर। उनके पास आए थे कोई 14-15 हज़ार CVs, उसमें से उन्होंने 1000 को शॉर्टलिस्ट किया, उसमें से भी उन्होंने बड़ी मुश्किल से जो है 45 लोगों को सिर्फ हायर कर सके, क्योंकि उन्होंने स्टैंडर्ड नीचे कर दिया। सही बंदे नहीं मिल रहे हैं। किसी के पास अगर टेक्निकल स्किल है तो सॉफ्ट स्किल नहीं है, ह्यूमन स्किल्स नहीं है। अच्छा, कोई बहुत अच्छा इंटरव्यू दे रहा है, जब हायर करें तो विद इन 12 मंथ्स उनको आपको निकालना पड़ जाता है कि इनके जो चीज़ें। लेकिन अगर हम एक यंगस्टर को हायर कर रहे हैं, एक यंग ग्रेजुएट को ले रहे हैं, तो उसको डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ों के अंदर अपने आप को ठीक करना भी तो होगा ना वक्त के साथ। लेकिन ओपन होना चाहिए ठीक होने के लिए। द प्रॉब्लम इज, मतलब इसमें एक छोटा सा मेरा नुक्ता है, वो ये कि अगर जैसे आप कह रही हैं कि मुझे मेरी कम्युनिकेशन भी अच्छी हो, मैं प्रेजेंटेबल भी हूँ, मेरी एजुकेशन डिग्री भी अच्छी हो, तो उसमें फिर कहीं ना कहीं आई वुड एक्सपेक्ट कि मेरी सैलरी फ्रेशर के बराबर ना हो। यहाँ पे प्रॉब्लम असल में ये है कि जॉब्स बिल्कुल हैं, लेकिन सैलरीज जो है वो फ्रेशर्स वाली हैं और एक्सपीरियंस उनको चाहिए 10 साल पुराने बंदे। एक्सपीरियंस और ये सारी स्किल्स होनी चाहिए, ये भी सही बात है। ये भी सही बात है। तो इसका मतलब कि जो हायरिंग कर रहे हैं उनकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग होनी चाहिए। सो देयर इज अ गैप बिटवीन द हायरिंग पीपल एंड द पीपल हु आर गेटिंग हायर्ड। और जिनको आप रख लेते हैं, अगर वो 4 महीने के बाद ये कह रहे हैं
कि मैं 4 महीने से इतना काम कर रहा हूँ, वो 4 साल से मेरे जितना काम कर रहा है, मुझे हाइक दें, तो गलत है ना। व्हाट अबाउट योर ट्रेनिंग कि आप वहाँ पे इतना टाइम तो लगाएं, 1 साल तो लगाएं, उसके बाद ये कन्वर्सेशंस करें। तो सोशल मीडिया और ये जो हमारी जनरेशन है थोड़ी सी वो ऐसी हो गई है कि फ़ौरन बताएं ना मेरा काम कैसा था, फ़ौरन बताइए मैं कैसा कर रहा हूँ। तो इस तरह हम लोग तो ट्रेन नहीं है। वी लेट दी वर्क ब्लेंड इनटू दी ऑर्गेनाइजेशन और फिर कुछ अरसे के बाद हमें पता चलता है कि हमारा परफॉर्मेंस कैसा था। उसके लिए ज़रूरी है कि आप प्लीज़ कुछ ना कुछ कोर्सेज करते रहें, कुछ एक्स्ट्रा काम करें अपने काम से ज़्यादा। जब आप बात करें जाके 1 साल के बाद कि मुझे प्रमोशन चाहिए, तो आपकी क्या है, आपने क्या किया एक्स्ट्रा, जो जॉब डिस्क्रिप्शन दी थी उसके अलावा कुछ किया है या बेयर मिनिमम कर रहे थे कि बेयर मिनिमम करने पे मुझे प्रमोशन। आप दिखाइए तो कि आपके पास मैनेजरल स्किल्स हैं, आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग की है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन किया है, ये सब चीज़ें आप कर नहीं रहे और आपको होती है कि मुझे नेक्स्ट प्रमोशन। अच्छा, आपने सॉफ्ट स्किल्स की बात की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं उनके पास जो जॉब रिक्वायरमेंट की स्किल्स हैं वो तो मौजूद होती हैं, लेकिन सॉफ्ट स्किल्स मौजूद नहीं होती, उनको नहीं पता कि अपनी PR कैसे बिल्ड करनी है। ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी करियर में ग्रो करने के लिए? बहुत इंपॉर्टेंट। आप ये समझिए कि अगर आप एक टेक्निकल पर्सन हैं, आपके 70% चांसेस ऑफ प्रमोशंस लूज़ हो जाते हैं अगर आपने जो बनाया है वो आप प्रेजेंट ना कर सकें। और ज़्यादातर जॉब्स में यही होता है कि जो शख्स पीछे इंजीनियरिंग का काम कर रहा होता है, प्रेजेंट कोई और कर रहा होता है उसका काम, और वो पीछे शैडो में काम कर रहे होते हैं। इसी वजह से उनकी ग्रोथ भी कम होती है। इंटरव्यू में अगर आप समझा नहीं सकते कि मेरे अंदर ये टेक्निकल स्किल्स के अलावा मैं टीम भी लीड कर सकता हूँ, मैं 2 लोगों में मसला हो मैं वो भी हल कर सकता हूँ, इसको कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कहते हैं, मैं नेगोशिएशंस भी कर सकता हूँ। जब आप ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो लोगों को यही लगेगा ना मुझे नर्डी होता है। अच्छा, बस खाली वही काम कर सकता है। जैसे 16 years ऑफ एजुकेशन का एक कॉन्सेप्ट आया है, जैसे हमने लेट्स सपोज आई टेक माय ओन एग्जांपल, आई डिड BCom एट दैट टाइम और मैं अपने आप को ग्रेजुएट कहता था। आजकल का BCom का बच्चा, अब तो शायद BCom खत्म ही हो गया होगा, BBA वगैरह लोग करते हैं, 4 साल पढ़ते हैं, 8 सेमेस्टर्स आई बिलीव, तो उसको कंसिडर किया जाता है कि आप ग्रेजुएट हैं। अब वो बच्चा जब 16 साल लगा के जाता है ना, तो वो मेंटली बहुत हद तक मैच्योर भी हो चुका होता है, उसकी पढ़ाई पे इतना खर्चा भी आ चुका होता है कि उसको एक सॉलिड स्टार्ट चाहिए होता है। वो बच्चे बेचारे साल साल तक तो इंटर्नशिप्स करते रहते हैं, अनपेड इंटर्नशिप्स या लीस्ट पेड इंटर्नशिप्स, और कुछ को तो वो भी नहीं मिलती। तो बच्चे एक आइडियलिस्टिक एटमॉस्फेयर में जाते हैं जॉब मार्केट के अंदर। जो हमारे टीचर्स हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं, इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या बच्चों को तैयार किया जा सकता है कि व्हेन यू गेट एंड हिट द मार्केट, आपको इतना बड़ा चैलेंज मिलने वाला है, एक बिल्कुल फ्रेश बच्चे के लिए क्या गाइडलाइंस हैं टू गेट अ जॉब? आपने इतनी अच्छी बात की है, जब वो मार्केट में जाता है उसको शौक लगता है। असल में तो हमारे जिससे तो डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स क्यों इतना कॉमन हो गए हैं 20, 21, 22 साल की उम्र के बच्चों में, कि भाई वो शौक हो जाते हैं कि मैं तो समझ रहा था मैंने तो सारा कुछ कर लिया, अब तो ख़त्म, मैं जाना चाह रहा था। अब इनकी जिम्मेदारियां ये हैं, यही तो एजुकेशन हम उनको देना चाह रहे हैं कि आप क्यों 4th ईयर का वेट करते हैं, आप इंटर्नशिप 1st ईयर से क्यों नहीं कर रहे? आप छोटा मोटा काम 11 जब आप 11th एंड 12th में होते हैं उस वक्त समर वेकेशंस का 2.5 महीना 3 महीना अब तो होने लगा है, क्यों नहीं करते उसमें आप काम? कहीं पे जाके वॉलंटियरिंग करें, सीखें कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन में कैसे लोग घूम रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। तो जब तक आप इंटरव्यू स्किल्स पे पहुंचेंगे आफ्टर योर ग्रेजुएशन, यू वुड बी रेडी फॉर दैट। सेकेंडली, हर साल हमारे पास टाइम होता है इंटर्नशिप्स करने का। व्हाट आई डू नॉट, जो हम इनको यही एजुकेशन हम दे रहे हैं कि व्हाई डू यू हैव टू वेट फॉर 4th ईयर, व्हाई डू यू हैव टू वेट फॉर द फाइनल ईयर? आप पहले से करें। इतने अब माशाल्लाह अब एजुकेशन इतना बढ़ गया, बहुत सारी हमारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ जो यहाँ पर हैं, नेमली जो पाकिस्तान की अच्छे उसमें आते हैं, इस्लामाबाद एंड ऑल में, कि अब आप देखेंगे वो 1st ईयर से कहीं ना कहीं जैज़ में कभी इधर कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ताकि बाय द टाइम दे फिनिश दे हैव द नेसेसरी स्किल्स जो कि इंटरव्यू में तो कम से कम ज़रूरत होती है। नंबर 2, वी हैव प्लेसेस लाइक कैरियर लॉन्च पैड, इस तरह की हैं जहाँ पे ना वो आपको NIC के जो हैं आपको ट्रेनिंग देते हैं वो 2-3 साल कि आप अपनी पढ़ाई भी कीजिए, वीकेंड पे इनकी क्लासेस लीजिए और अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स, इंटरव्यू स्किल्स, ड्रेसिंग स्किल्स, एटिकेट्स, नेगोशिएट करना, जॉब ऑफर आ गई, नेगोशिएट कैसे करेंगे, ये चीज़ें आपको ट्रेन करवाते हैं। तो दिस इज समथिंग दैट द स्टूडेंट्स नीड टू डू देमसेल्व्स। बड़ी अच्छी आप बात कर रही हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी है और इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं की जाती। वो कहते हैं कि आपने पेरेंट्स खास तौर पे या टीचर्स कि आप अपनी एजुकेशन है वो कंप्लीट कर लें या स्किल्स सीख लें, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं जैसे आप इंसान प्रेजेंटेबल है या नहीं है, उसका ड्रेसिंग स्टाइल जो है वो किस तरह का है, उसका बात करने का तरीका किस तरह का है, ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं अगर आप कहीं पर हायर होना चाहते हैं। पर अगेन हम ज़रा थोड़ा सा इस पे आ जाते हैं कि अगर आप किसी जॉब पर हैं, आपका बॉस जो है वो टॉक्सिक है, तो उस जॉब को छोड़ने का बेहतर तरीका क्या होगा? लाइक अगर आप नहीं छोड़ना चाहते तो उससे पहले आपको क्या करना चाहिए, और अगर आप बात यहाँ तक पहुँच गई है कि आपको छोड़ना पड़ेगा, बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो किस तरीके से छोड़ना चाहिए? देखिए, हमेशा आपका किसी भी तरह का एनवायरनमेंट हो,
आई वुड से कि अगर वो एक लीडर, आपका एक मैनेजर, लीडर तो नहीं हुआ फिर वो, अगर वो टॉक्सिक है, वो मैनेजर या बॉस अगर टॉक्सिक है तो पहले तो आप वे अराउंड करने की कोशिश करें, यू नो, टॉक आउट विद द एचआर। तो मैं सोच रहा हूँ कौन सा बॉस है जो टॉक्सिक नहीं होता। बहुत से नहीं होते, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो जिंदगियां बदल देते हैं। आई प्रे कि सबको अपनी जिंदगी में अल्लाह करे कि जरूर एक बॉस ऐसा मिले, एक मैनेजर ऐसा मिले जो लीडर हो, जिसकी वजह से आपको फिर अपना ये जो, अगर एनवायरनमेंट ऐसा है भी तो आप हैंडल कर सकते हैं। तो आपको चाहिए कि आप पहले एचआर में जाइए, आप अपने उसके मैनेजर से एक मीटिंग रखिए। लेकिन अगर आप किसी वजह से छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि यूजुअली पता ये कहा जाता है कि जब भी कोई नौकरी छोड़ता है इस तरह दिल टूट के, वो ऑर्गेनाइजेशन को नहीं छोड़ता, वो उस मैनेजर को छोड़ता है, उसकी वजह से करता है। जब आप छोड़ें, अच्छे नोट पे छोड़ें। बिल्कुल आपको कुछ नहीं पता कि कुछ एक आध साल में वो बंदा वहां से चला जाए, यू वांट टू कम बैक टू दैट ऑर्गेनाइजेशन, तो आप कम से कम ब्रिजेस बर्न ना करें कि मैं खुद वापस तो आ सकूं। और आप वापस आके कह सकते हैं कि भाई उस वक्त मेरा एनवायरनमेंट ठीक नहीं था, अब मेरा 1 साल का और एक्सपीरियंस हो गया, मैं वापस आना चाहता हूं। और फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए स्विच करना, इट इज़ गुड टू डू दैट, इट्स योर बेसिक राइट। और ये मैनेजर्स को समझना चाहिए कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का एक सैलरी का ब्रैकेट है, आप इससे ऊपर नहीं दे सकते, और आपका जो एम्प्लॉय उस टीम का है वो माशाल्लाह इतना केपेबल हो गया है कि उसको कंपटीशन में या बाहर अच्छी मिल रही है, आप नहीं दे सकते, आपको उसका ग्रोथ नहीं रोकना चाहिए। दे आर मोस्ट वेलकम टू गो, या फिर आप लड़ें अपनी लीडर्स के साथ कि भाई मुझे तो ये बंदा चाहिए। इनकलाबी सोच। वहां से ज़ीशान है, जरा आप बात कर लेते हैं। ज़ीशान, कैन यू हियर मी? आवाज आ रही है आपको? जी, अस्सलाम वालेकुम। ओके, ज़ीशान स्कर्दू से हैं जी। ज़ीशान, थैंक यू फॉर योर कॉल। क्या क्वेश्चन है आपका जॉब के हवाले से? मेरा सवाल ये है कि आप एक बड़े इदारे में काम कर रहे हैं, लेकिन छोटे इदारे से एक अच्छी ऑफर आती है, तो उस वक्त क्या जॉब स्विच करना चाहिए या नहीं? वो आपके करियर के लिए अच्छा होगा या नहीं होगा? जी देखिए, इट ऑल डिपेंड्स कि आप एक बड़े समंदर में एक छोटा मछली बनना चाहते हैं या एक छोटे तालाब में बड़ी मछली बनना चाहते हैं। छोटी ऑर्गेनाइजेशंस का फ़ायदा ये होता है कि ग्रोथ जल्दी हो जाती है। जब छोटी टीम होगी आप परफॉर्म अच्छा करेंगे, लेकिन छोटी ऑर्गेनाइजेशंस आपके ऊपर नज़र भी ज़्यादा रखती हैं। लेकिन आप ऑलरेडी अगर एक बड़े इदारे में हैं, इसका मतलब है यू हैव ग्रोन इनफ, यू हैव ग्रोन। हाँ, और फिर उससे छोटे इदारे में आपको ऑफर आती है, लेकिन आपका जो रिटर्न है वो अच्छा है। एक स्टार्टअप जैसे माहौल में जाना चाह रहे हैं कि भाई अब मैं ज़्यादा जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ, मुझे ज़्यादा घंटे भी रखने पड़ सकते हैं। ये डिफरेंस होता है कि एमएनसीज में और स्टार्टअप्स में या छोटी ऑर्गेनाइजेशन में, कि वहाँ आप ज़्यादा नज़र में आते हैं। इफ़ यू आर रेडी फॉर इट एंड दे आर पेइंग यू बेटर, प्लीज़ गो फॉर इट। लेकिन आप ये ज़रूर देखिए किसी भी इदारे में ज्वाइन करने से पहले कि उनका पीपल टर्नओवर कितना है, लोग कितनी जल्दी छोड़ते हैं। क्या हर बंदा 1-1.5 साल में छोड़ रहा है, 2 साल में छोड़ रहा है? सिर्फ कुछ लोग हैं जो बैठे हुए हैं जो लीडरशिप रोल्स पे। ये आपकी वर्किंग एक लिंक्डइन से आपको करनी चाहिए। अच्छा, टेक्निकली कोई ऐसा हमारे पास हार्ड एंड फास्ट रूल या कोई डिफाइंड क्राइटेरिया मौजूद है कि इस सर्टेन पीरियड तक एक सर्टन शोबे के अंदर अगर आपको काम नहीं मिलता, जॉब नहीं मिलती, तो आप उस शोबे को ही चेंज कर लें? आई मीन आई एम अ मीडिया प्रोफेशनल, आई डू दिस थिंग, मुझे अगर 6 महीने 8 महीने साल कोई ऐसा डिफाइंड टाइम पीरियड है कि इमरान साहब आपको कोई चैनल नहीं ले रहा, तो अब आप ऐसा करें कि जाएं कुछ और कर लें। अच्छा, कुछ ऐसा डिफाइंड है? कुछ आना भी तो चाहिए ना। जारी बात है। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक मेरे सामने काफ़ी केसेस अब हो गए हैं जो कि सिविल इंजीनियर थे, मेरे अपने वेरी क्लोज नेटवर्क, जो सिविल इंजीनियर थे, बहुत अच्छे, फ्रेंच यूनिवर्सिटी से उसकी एफिलिएशन सारा कुछ करके, लेकिन जब ये कोविड आया और फिर ये रिसेशन आया हुआ है टूवर्ड्स कंस्ट्रक्शन, उन्होंने चेंज करके कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की तरफ चले गए, क्योंकि इंजीनियर होता है, उसके लिए सिर्फ टेक्निकल यहाँ से वहाँ जाना था। तो आई थिंक 32 की एज में हैड अ कैरियर शिफ्ट एंड नाउ ही इज अ पाइथन डेवलपर, पेगा का डेवलपर है, वो काम कर रहा है। 2 साल कोविड रास आ गया। यस, तो शुक्र है, क्योंकि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने, लेकिन बड़ी मेहनत लगी ना, 2 साल उन्होंने फर्दर लगाया, 4 साल की वो डिग्री शुरू से शुरू करना पड़ता है। लेकिन उसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, बड़ी फैमिली सपोर्ट चाहिए। यानी कि रिकमेंडेड नहीं है आप कह रहे हैं, हमें मजीद वेट करना चाहिए, टाइम देना चाहिए अगर जॉब नहीं भी मिल रही उसी शोबे में रहते हुए? नॉट नेसेसरी। आप मार्केट रिसर्च करके देखें, अगर वो कोई ऐसी जॉब है जो कि अब एआई खा गई है, अब जरूरत नहीं पड़ रही, अब आपको दिख रहा है कि ब्लॉगर्स, डिजाइनर्स अगर सिर्फ एक ही काम करेंगे, लोगो ही बनाएंगे, तो वो तो रिप्लेस हो जाएंगे। तो आप ये काम करते करते और भी चीजें पढ़ें और चीजें करें साथ में, कि मुझे पता है ये जॉब 2-3 सालों में खत्म हो जाएगी। जो जॉब्स 2035 में आने वाली हैं, 35 में, उसके लिए हमारे पास आज उसकी एजुकेशन भी नहीं है। थिंग्स आर चेंजिंग सो ड्रास्टिकली। अगर आप वही पुराना सिविल इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर की तरफ नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अब सिविल इंजीनियर जो है वो स्कैफोल्डिंग नहीं कर रहा खाली, तो अगर आप नहीं जा रहे सॉफ्टवेयर की तरफ, आपकी जॉब खत्म हो जाएगी। तो आपको सीखते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। 5 ऐसी कोई टिप्स आप बताएंगे हमारे देखने वालों को, जो यंग ग्रेजुएट्स भी हैं, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स भी हैं, या जो अपने मिड करियर में भी हैं, ऐसी कौन सी 5 टिप्स हैं जो उनको बेहतर कर सकती हैं? और अहद जदीद के तकाज़ों, लिंक्डइन का आपने जिक्र किया, तो उसको भी जरा ऐड कर दीजिए। देखिए, लिंक्डइन पे यू हैव टू बी देयर। अगर पाकिस्तान में थोड़ा सा लो है, शुक्र है कि अब आने लगा है उस तरह। आप स्टूडेंट भी हैं, अगर आप फर्स्ट या सेकंड ईयर में हैं,
अपना लिंक्डइन प्रोफाइल बनाइए और उसके अंदर आप लिखिए कि आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स किए हैं, आपने कहीं पे इंटर्नशिप की थी, छोटा सा ट्रेनिंग किया, आपने लेमनेड का स्टॉल लगाया, वो लिखें। एंटरप्रेन्योरशिप की मैंने ओवर 2 वीक्स लिखी उसके बारे में और क्या सीखा उससे, प्राइसिंग कैपेसिटीज़ आप कर रहे थे, क्या कर रहे थे, बजटिंग कर रहे थे। हर किसी भी काम को आप छोटा मत सोचिए। आपकी अम्मी अब्बू ने किसी टाइम पे आपको कराटे का कोर्स करवाया, कंप्यूटर का कोर्स करवाया, वो लिखिए, लेकिन अपनी लिंक्डइन पे एक प्रेजेंस डालिए। अच्छा, कोर्सेज आप करते रहिए, फ्री इतने कोर्सेज हैं आयशा इमरान, आई कांट टेल यू, एंड आई एम वेरी सरप्राइज्ड कि लोग क्यों नहीं उस पे जाते। IBM दे रहा होता है, PTCL दे रहा, टेलेनॉर, ये सारे इतने फ्री कोर्सेज इवेंट्स करा रहे होते हैं फॉर स्टूडेंट्स। बच्चे नहीं जाते उसमें, अच्छा जाते हैं तो अपडेट नहीं करते कि जा रहे हैं वहाँ पे। भाई मेंशन कीजिए कि आई एम आउट इन द मार्केट एंड आई एम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ये दूसरी चीज़ है कि आप एक तो आप लिंक्डइन पे मौजूद रहिए, दूसरी चीज़ आप जो कोर्सेज कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं उसको अपडेट करते रहिए। नंबर 3, आपकी एक स्टडी का जो स्किल है, ये तो चलो वो चीज़ हो गई, आपकी एक फर्दर फ्यूचर का स्किल आप हासिल करते रहिए और क्लास में परफॉर्म कीजिए। तीसरी पॉइंट में मैं यही कहूँगी कि जो परफॉर्मेंस का कह रही हूँ, आप प्रेजेंटेशन स्किल्स कीजिए। आप अपने क्लास में वैसी एक छोटी अपने जो क्या कहते हैं, आपका जो छोटा सेमेस्टर के लोग होंगे फॉर द फर्स्ट ईयर समथिंग फ्रेश ग्रेजुएट्स, उनको आप एक प्रेजेंटेशन दीजिए जो कि आपने 3rd ईयर में सीखी है। ठीक है, सो आप अपनी स्किल्स को उसमें जो है आप डिफाइन करते रहिए। 4th, बिकम पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज प्रिपेयरिंग यू फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 years। आपके ग्रेजुएट होने के बाद का जो टाइम है, आप ये मत सोचिए कि मैं अभी जो पढ़ रहा हूँ 5 साल बाद चलेगा। उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बने जो 5 साल के बाद की आपको सिखाने की कोशिश कर रहा है कि भाई गेट रेडी फॉर दैट। एंड नंबर 5, प्लीज़ ग्रो कीजिए। 10 साल एक ऑर्गेनाइजेशन में रहना, 20 साल एक ऑर्गेनाइजेशन में रहना तभी सही है अगर आप हर 1-2 साल के बाद आपकी प्रमोशन है। मेरा एक बड़ा कंसर्न रहता है यूनिवर्सिटी टीचर्स के हवाले से, बिकॉज हमारे जितने कॉलेज या यूनिवर्सिटी के टीचर्स हैं ना, मोस्टली वो खुद चूँकि जॉबियंस हैं, वो खुद नौकरी कर रहे हैं ना उस यूनिवर्सिटी की, कॉलेज की, तो आई डोंट थिंक सो कि वो बीइंग एन एंटरप्रेन्योर आपको इतना इंस्पायरिंग आपके लिए हो सकते हैं। इसीलिए शायद हमारे यहाँ जो जॉब करने वाले लोग हैं वो ज़्यादा आते हैं, मुझे ऐसा लगता है, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन क्या कहीं ना कहीं इस कॉन्सेप्ट पे काम करने की ज़रूरत है कि हमारे जो टीचर्स हैं एक्चुअली वो इस एंटरप्रेन्योरशिप का जो कल्चर है इसके ऊपर बच्चों को ज़्यादा लेके आए, रादर देन बीइंग अ स्लेव फॉर लाइफ। कहते हैं ना, सबसे बड़ा स्कैम आपका जॉब है जो आप 60 साल तक करते हैं, इवन देन यू आर ब्रोक। तो कैसे इसको हेल्प कर सकते हैं टीचर्स? देखिए, टीचर्स में मुझे तो लग रहा है कि अब खासतौर से यूनिवर्सिटीज़ में अब तो ये एम्बेडिंग होना शुरू हो गया है कि हर यूनिवर्सिटी में एक एंटरप्रेन्योरशिप का वर्क प्लेस टू एंटरप्रेन्योरशिप पे शिफ्ट हो रहा है, या फिर शुरू में ही आप उसमें जाएं, या किसी स्टार्टअप का किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा 1-8 साल के लिए बने, वहाँ से सीखें एंड डू योर ओन एंटरप्रेन्योरशिप बिल्डिंग। ये ज़रूरी है आप करें, क्योंकि या तो फिर आप अगर एक जॉब कर रहे हैं, आपका साइड में एक साइड हसल कुछ होना चाहिए, ख्वाब होना चाहिए कि ये मुझे इवेंचुअली व्हेन आई एम 30-35 आई वांट टू डू दिस, उसके लिए मैं अपने आप को प्रिपेयर कर रहा हूँ। और डरना नहीं चाहिए। इंटरव्यू में आप ये बताएं, जब वो आपसे कहते हैं ना 10 साल बाद आप किधर होंगे, तो आप कहिए कि मेरा ख्वाब है कि मैं इस तरह के इस हिस्से का एक मेरा बिजनेस हो जो कि मैं रन करूँ, मैं 100 लोगों को हायर करूँ, 100 इंजीनियर्स। क्या बुराई है ये कहने में? आप उल्टा कहते हैं मैं आपकी जगह पे हूँ, इस तरह की बातें कर जाते हैं। तो आप सच बताइए, और हर बंदे का बस क्या बताएं रम, हमारी तो न्यू ईयर रेजोल्यूशंस पिछले 10 साल की पेंडिंग बनी हुई है, इकट्ठी हो जाती है। लेकिन बड़ा इन्फॉर्मेटिव रहा है हमारे साथ आपका ये सेशन, एंड आई बिलीव आपको भी अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। इरम फातिमा रिजवी हमारे साथ मौजूद थी, तो आपने बड़ा सीखा होगा आई एम श्योर, क्योंकि हमने भी बड़ा सीखा है एक जॉब के ऊपर आपको कितने वक्त तक रहना चाहिए। ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोफेशनल और फाइनेंशियल ग्रोथ की तो हम बात करते हैं, लेकिन पर्सनल ग्रोथ जो है ना, उसके ऊपर भी, सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर काम करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, इंपॉर्टेंस बता दिया। हाँ, कि आप अपने कुछ फंडामेंटल्स बनाइए और उसके ऊपर जब भी आपको लगे कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है ना, वो कुछ भी हो सकते हैं, आप खुद उसको देख लीजिए, तो देन आपके लिए लाजमी नहीं है कि आप वहाँ पे स्टिक करें। और लाइफ में डेयरिंग भी होना चाहिए। ये जो हम जॉब वाले लोग थोड़े डरपोक भी हो जाते हैं कि ये छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, और फिर ये भी होता है कि हम अपने पाँव ज़्यादा फैला लेते हैं बाज़-औक़ात अपनी चादर की निस्बत। आई मीन हमारा इनकम कम है, हम अपने खर्चे बढ़ा लेते हैं, फिर जॉब छोड़ नहीं पाते। कितनी बुराइयां हैं ना हमारे। भाई जॉब्स के अंदर बहुत सी बुराइयां, अच्छाइयां भी हैं, जॉब पैसे देती है आपको, लेकिन कहने का मतलब ये कि अपनी टर्म्स पे काम करें, ग्रो करें और कॉन्फिडेंट रहें। दुनिया आपके लिए खुली है, अपने आप को कुएं का मेंढक ना समझे बस। बिल्कुल ऐसे ही। और एक ब्रेक ले लेते हैं इसके साथ ही, और हमारे साथ रहिए। सबसे आगे में कहेंगे आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद। और आप जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम के अंदर ख़ास तौर पर उन मौज़ूआत का इंतखाब करते हैं जो नौजवानों से रिलेटेड होते हैं, उनके मसाइल से रिलेटेड होते हैं। और सबसे बड़ा मसला जो है, आप अपनी डिग्री कंप्लीट करके निकलते हैं, आप जब मार्केट में जाते हैं, फील्ड में जाते हैं, जाकर देखते हैं कि वहाँ पर आपको कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, नौकरी जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? ऐसी सिचुएशन में IT टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत आगे बढ़ती जा रही है, डिजिटल दौर है, इंटरनेट
की सहूलत सबके पास मौजूद है, नौजवान जो हैं वो इससे किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं, इसके ऊपर हमने बात की है। ग्लैड के कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज कोविड हमारे लिए ले आया जिसमें एक फ्रीलांसिंग टर्म थी, पहले भी हो रही थी लेकिन उससे ज़्यादा हाईलाइट हुई। और अब हाँ, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो फ्रीलांसिंग करते हुए, वर्क फ्रॉम होम एज यू सेट करते हुए बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं और दुनिया भर में इसका ट्रेंड है, लेकिन अभी भी अनटैप पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। हमने इसको एड्रेस करने का फैसला किया, करते रहते ऑफ एंड ऑन। हिशाम सरवर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आप इनसे वाकिफ़ हैं, टेक्निकली बहुत सी चीज़ें हमें बताते हैं। तो आज भी ज़रा हमने कहा इनसे मजीद कुछ सीखते हो सकता है कुछ हम भी पार्ट टाइम करना शुरू कर दें फ्रीलांसिंग के जरिए, और कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जिनको सीखा जा सकता है। हिशाम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच फॉर प्रेशियस टाइम। एक तो हम क्विकली, आपको मालूम ही हम इस पर बात करते रहते हैं, करंटली हम अगर बात करें कौन सी ऐसी स्किल्स हैं फ्रीलांसिंग को लेते हुए जिनको सीख कर ये काम जो फ्रेशर है, जो फ्रेश ग्रेजुएट है, वो अपने करियर का स्टार्ट कर सकता है। थोड़ा सा हमें गाइडलाइन देना इस हवाले से। बहुत शुक्रिया जी। स्किल्स आज के दौर में इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज ज़्यादा इन डिमांड हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके साथ डेवऑप्स, गेम डेवलपमेंट और साइबर सिक्योरिटी, ये 4 वो शोबे हैं जो कि आपको अच्छी उजरत देते हैं अपनी स्किल सेट की। और चाहे वो गल्फ कॉरिडोर की बात हो या वेस्टर्न कंट्रीज की बात हो, इन 4 स्किल्स का बड़ा दौर है जी। इनको सीखा कैसे जाए, कौन से प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो बेहतर हैं, और थोड़ा सा ज़रा बताएं, थोड़ा गाइड करें हमारी जो यंग जनरेशन है ना, एंड सिर्फ यंग जनरेशन नहीं जिनको नौकरी की तलाश है, बल्कि जो मिड करियर प्रोफेशनल्स हैं जो अपनी इनकम में इजाफा करना चाहते हैं, वो पार्ट टाइम ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ज़रा इस बारे में भी बताएं। चलें जी, आज आपको एक खजाने की चाबी देता हूँ तमाम नाजरीन के लिए, और उस खजाने की चाबी का नाम है जी learneasy.pk। दोबारा learneasy.pk फ्री रजिस्ट्रेशन है पूरे पाकिस्तान में। इनोवेस्टा एक अदारा है जो 10 शहरों में मौजूद है, और IT कंपनी ये फ्री में लेके आई है पाकिस्तान में, जहां पे AI, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, गेम डेवलपमेंट और इसके अलावा चाहे वो फ्रीलांसिंग की स्किल्स हो, चाहे वो गूगल एड्स की स्किल हो, कंटेंट राइटिंग हो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो, तमाम स्किल्स हमारे पाकिस्तानी मुफ्त में जाके सिर्फ उनको एक इंटरनेट और उसके साथ एक मशीन या वो लैपटॉप या कंप्यूटर और अपनी पेस पे सीखें और मुफ्त में सीखें और जाएं और पूरी दुनिया में जाके सर्विसेज। श्याम भाई, आप बहुत सारे जो आप जैसे एक्सपर्ट्स हैं ना, ये ऑन एयर आके, ऑनलाइन आके मशवरा तो ये दे देते हैं सीखें। जैसे मेरे जैसा शख्स अगर कोई उसको एक लोगो बनाना पड़ जाए ना, तो वो यूट्यूब पे जाके ट्यूटोरियल देखेगा, परेशान हो जाएगा कि मैं अपवर्क पे कैसे काम करूं, फिर मैं इस पे अकाउंट कैसे क्रिएट करूं। मुझे टेक्निकली वो चीज़ें ऐसा लगता है मे बी हमारे कैलिबर का इशू है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा कंप्यूटर प्रो नहीं हैं, शुरू से हमारी एजुकेशन मुख्तलिफ है। हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें करने के लिए ना प्रैक्टिकली कोई इंस्टीट्यूशन, मेंटोर्स वगैरह की ज़रूरत होती है। क्या ये महज हमारे दिमाग का मसला है कि हम उस तरह नहीं सीख पाते, या फिर हमारे यहाँ कल्चर नहीं है? बुनियादी वजह क्या है कि हम उन टूल से वैसे फ़ायदा उठाएं जैसे दुनिया उठा रही है और फ्रीलांसिंग करें? देखें, आपने अपने इस पूरे सवाल में ना 2 हिस्सों में जब आप इसको डिवाइड करें तो आपने अपने पहले कमेंट की खुद ही नफी कर दी कि पूरी दुनिया में ये हो। PhD चाइना में ऑनलाइन स्टार्ट हो गई है कि पाकिस्तान में बैठे चाइना में PhD करना शुरू हो गए, इंटरनेट और मशीन, कंप्यूटर, लैपटॉप। हमारे यहाँ कल्चर ऐसा है ना कि शुरू से ही हम असातिज़ा इकराम के रहमो करम पे रहे कि वो क्लासरूम में फिजिकली प्रेजेंट होंगे और वो हमें सिखाएंगे, या वो हम पे थोड़े बरहम होंगे होमवर्क ना करने पे, या वो हम पे रियलिटी चेक एंड बैलेंस रखेंगे, तो हमने पढ़ना है। दुनिया कोविड-19 के बाद बिल्कुल मुख्तलिफ सिमत पे चल पड़ी है। कोविड-19 ने हमें ये सिखाया कि इंटरनेट पे तालीम मुफ्त में पड़ी हुई है, इंटरनेट पे स्किल सेट मुफ्त में दस्तयाब हैं, लोग काम करने के लिए पूरी दुनिया में मौजूद हैं। तो उसने एक नई दुनिया से हमें मुतारिफ कराया जो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से मुख्तलिफ है। ये टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट्स को, जरूरियात को पूरी करने के लिए 1900 में आई थी, जिसमें तालीमी निज़ाम भी उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को
मदद करने के लिए बनाया गया। लेकिन एक मेरा, सॉरी टू कट यू, कतई कलामी की माजरत, इसमें मेरा पॉइंट एक्चुअली जो था ना वो फ्लड ऑफ इन्फॉर्मेशन के हवाले से था कि इन्फॉर्मेशन का इतना फ्लड है कि मैं एक चीज़ अगर लिखूँ ना, अब उस पर 10 लोग आके मुझे बता रहे हैं, एंड इट्स रियली हार्ड टू फिगर इट आउट कि यार हु डू आई हैव टू फॉलो, विच ऐप आई हैव टू डाउनलोड, विच गैजेट आई हैव टू यूज टू गेट द बेटर रिजल्ट्स। तो हाउ टू पिक दैट पर्टिकुलर मेंटोर जो मुझे एक्चुअली हेल्प करे कि यार ये ट्रैक है, इस पर चलते जाओ, कल कुछ हो जाएगा तुम्हारा। जी बिल्कुल, सोशल मीडिया पे आप देखते हैं कि ईंट उठाओ तो हम ये मुशाहिदे में आ रहा है कि हर किस्म का मेंटल कहना जी, लेकिन आप एक बात ज़हन में रखिएगा कि कमेंट्स झूठ नहीं बोलते। जब आप कमेंट्स पे नजर करते हैं ना तो उन मेंटर के बारे में बहुत कुछ आपको समझ लग जाता है, और एक प्रोबेबिलिटी का एक्यूमुलेटिव कॉन्सेप्ट है कि 5 पोस्ट उनकी उठा लें और उन 5 पोस्ट पे कमेंट्स का मुशाहिदा कर दें। अवाम जो है वो हकीकत जानती है, वो कहते हैं ना जी ये पब्लिक है, ये सब जानती है, तो वो कमेंट पे आपको बता रहे होते हैं कि ये मौसूफ जो कह रहे हैं इनके कौलो फेल में तजाद है, या ये वाकई अपने अल्फाज का पास रखते हैं, आया ये वाकई क्लेम कर रहे हैं उस स्किल में इनकी महारत है, या ये सिर्फ और सिर्फ पैसे बटोरने के चक्रों में है, अपना मंजन बेचने के चक्रों में। एक वर्ड आपको ये अच्छा आपने वर्ड यूज किया है, मंजन बेचना। अच्छा हिशाम, स्किल्स जो हैं, लेट्स से मैं सीखना चाहती हूँ, मैं अपनी इनकम में इजाफा करना चाहती हूँ, स्किल्स मैंने सीख ली हैं और मैं चाहती हूँ कि मेरी इनकम बढ़ जाए, मेरे पास कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर जाकर मैं अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकती हूँ और वहाँ से कमा सकती हूँ? बहुत शुक्रिया जी। सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है upwork.com। ये वो वेबसाइट है जहाँ पे मार्केट प्लेस है, जिसको आम अल्फाज में मंडी बोला जाता है, और बायर भी है यानी कि ग्राहक, सेलर भी है यानी कि स्टोर ओनर यानी कि सर्विस प्रोवाइडर। अपवर्क के साथ मैं जरूर तस्करा करूंगा जो मेरे मुशाहिदे में है, वो है लिंक्डइन। हम पाकिस्तानी बदरीज मार्केट प्लेसेस के रुझान को ज्यादा तरजीह देते हैं, लेकिन लिंक्डइन की अहमियत पे गौर नहीं करते। अगर आप लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल को अच्छे से संवारें, बताएं कि आप क्या काम करते हैं, बताएं कि आपकी क्या एक्सपर्टीज है, आपका माजी का काम क्या है जिसको पोर्टफोलियो बोला जाता है, तो जब आप अपनी प्रोफाइल को ऐसे संवारते हैं ना, क्यूरेट करते हैं, तो लिंक्डइन से आपको बहुत काम मिल जाता है। और लिंक्डइन पे जो अच्छी और काबिल जिक्र बात है वो मार्केट प्लेस यानी मंडी के कंपटीशन को बाईपास कर जाते हैं आप। क्लाइंट हायर ग्राहक, आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं हिशाम। हमारे यहाँ पे खासतौर पर पाकिस्तान के अंदर लिंक्डइन जो है उसको बहुत ज़्यादा एक तो इंपॉर्टेंस भी नहीं दी जा सकती, अगर मैं सही वर्ड यूज़ करी हूँ, क्योंकि बाहर के ममालिक में मैंने देखा है अपने लिंक्डइन के ऊपर लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं, वो चलती फिरती वो कहते हैं ये CV है हमारी, हमें किसी को ना भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिसने हायर करना है ना वो सिर्फ उस स्किल को लिखेगा तो हमारी CV वहाँ पर आ जाएगी। तो इसके अंदर SEO ये वाली सर्विसेज जो हैं वो भी हमें नज़र आती हैं। शाम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने डिजिटल इंफॉर्मेशन इकोनॉमी के हवाले से बात की। वंस अगेन बहुत मोटिवेट करते हैं आप, आई होप कि मोटिवेट हो जाएं, क्योंकि सॉलिड मोटिवेशन चाहिए होती है इसमें काम करने के लिए। और ख़ास तौर पे आई यूज़ द वर्ड तपस्या, फिर आप कहेंगे हिंदी आ गई बीच में, क्योंकि हमारी हिस्ट्री में चलती है वो तपस्या जो होती है ना, जब आपने पहला अपना एक प्रोजेक्ट बनाया आयशा, और आपने एक बायर सर्च करना है कि वो बायर आपको ऑर्डर प्लेस करे, उसके बीच का जो टाइम होता है ना, दैट इज़ द हार्डेस्ट। अगर वो टाइम आप सर्वाइव कर गए और पहली पिच आपकी कामयाब हो गई, तो आई थिंक उसके बाद एक आपको रास्ता मिल जाता है, डॉलर्स तो मिलती है, रास्ता भी मिल जाता है। स्किल भी तो उस काम की होनी चाहिए ना, स्किल भी उस काम की होनी चाहिए, वो टाइम जो है ना वो पेशेंस बड़ा बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। चलें जी, बड़ा अच्छा ये टॉपिक था, बड़ा अच्छा लगा हमें बात करके हिशाम से भी। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ मजीद बात करेंगे। आप देखते रहिए सबसे आगे। सबसे आगे में कहेंगे आपको एक मर्तबा फिर से खुश आमदीद। हम ऐसे मौज़ूआत आपके लिए लेकर आते रहते हैं जिससे रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें मदद भी मिले, सीखने का भी मौका मिले, और कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे जहन में सोच या सवाल पैदा करें कि ये क्यों हो रहा है। पाकिस्तान में 70% नौजवान हैं और हमारे अक्सर मौज़ूआत इसके आसपास घूमते हैं, चूँकि एक बड़ी आबादी है। अच्छा, इन नौजवानों में से भी एक आई बिलीव 70-80% ज़ाहिर बात ऐसे हैं जो कि स्टूडेंट्स हैं, स्कूल्स कॉलेजेस में जाते हैं, और एक बहुत बड़ा रुझान आयशा नशा आवर चीज़ों का इस्तेमाल है, जो ड्रग्स हैं लोग इस्तेमाल करते हैं, और उसमें सिर्फ नशा आवर
पावर चीज़ें यूजुअल नहीं है इसमें। यूजुअल जो इस्तेमाल की ड्रग्स हैं उनको भी एक नशे एडिक्शन के तौर पे बच्चे इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं और ये ट्रेंड इतना ज़्यादा बढ़ गया है। क्यों बढ़ रहा है, इसकी वजूहत क्या, इसको कैसे रोकें, हमने ज़रूरी समझा। चंद सालों से मुसलसल इजाफा हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। और मैं तो ये भी सुन रही थी, मैं एक रिसर्च पढ़ी थी कि 12-12, 13-13 साल की बच्चियाँ, बच्चे ये तक जो स्कूल में मौजूद है। सबसे पहला सवाल कि इन बच्चों तक अवेलेबिलिटी इन ड्रग्स की किस तरह से हमें तो नाम नहीं आता था अपना सही से लेना 12 साल की उम्र में। आजकल के बच्चे क्या क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली लेकिन ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। सब बच्चे ऐसे ना करेंगे, हम सबको कह रहे हैं, कुछ बच्चे एग्जैक्टली ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। अब इसमें वालिदैन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, टीचर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है, जो कि इंस्टीट्यूट्स हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं इवन, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं, इसके ऊपर हमें बात करनी है। और इसके लिए हमारे साथ आज मौजूद होंगी सर्टिफाइड एडिक्शन ट्रीटमेंट स्पेशलिस्ट सुमेरा भट्टी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और उसके साथ साथ हमारे साथ एक रिहैब सेंटर चलाते हैं किफ़ायत हुसैन साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है स्टूडियोज़ में। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सुमेरा, मैं आपसे स्टार्ट करना चाहूँगी। ये बहुत ही संगीन मसला, मैं कहूँगी बहुत ही अलार्मिंग है। हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है जिन्होंने पाकिस्तान का मुस्तकबिल बनाना है, वो अगर नशों में इस तरह से पड़ जाएंगे और इतना कॉमन होता जा रहा है ये, तो फिर क्या ही होना है। इसकी रीज़न आपको क्या नज़र आती है? जी बिल्कुल, एक तो मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगी, जैसे आपने कहा कि तेज़ी से बढ़ रहा है, तो वो रिसर्च के अकॉर्डिंग एवरी ईयर 40,000 जो है ना वो केसेस बढ़ रहे हैं एडिक्शन के। और अगर इन पाकिस्तान यस इन पाकिस्तान, ये पाकिस्तान 40,000 जी। अब इसमें जो है यूथ की अगर हम बात करें तो अभी ये एक अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि बहुत कम एज से स्टार्ट करना शुरू हो गए हैं जो बच्चे हैं ड्रग्स वगैरह उन चीज़ों में पड़ गए हैं। उसके साथ साथ उनके बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल इश्यूज़ भी स्टार्ट हो गए हैं। अब इसका रीज़न क्या है? इसके अभी जैसे आपने पूछा कि रीज़न मल्टीपल रीज़न्स हैं। सबसे बड़ा रीज़न जो मुझे लगता है कि वो सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। वहाँ से जो चीज़ें बच्चे पिक करते हैं उसको वो एज अ जो है उसको मॉडल वो परसीव करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो मूवी देखते हैं और आपने देखा कि बहुत सारी ऐसी मूवीज़ भी होती है जिसमें हीरो जो है वो ड्रग्स वगैरह यूज़ कर रहा है और उसके बाद वो बहुत उसको काम फीलिंग आती है और बड़ा वो एक चीज़ वो दिखा रहे होते हैं, उसको स्टेटस सिंबल के तौर पे भी दिखाते हैं, स्टेटस सिंबल के तौर पे भी दिखाते हैं। तो वो उसको पिक करते हैं, उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज देखिए उनकी एज अभी बहुत कम है, अभी कोग्निटिव एबिलिटीज़ जो है वो डेवलप नहीं हुई, उनको नहीं पता सही क्या है गलत क्या है, इसका फ़र्क नहीं पता। तो उसमें बेहतर ये है कि बच्चों को जितना हो सके आप इलेक्ट्रॉनिक इन चीज़ों से, सोशल मीडिया से ये सबसे पहला पॉइंट है आपका। पहला पॉइंट जो मुझे लग रहा है पेरेंट्स जो है ना वो देखते रहें कि बच्चे अपने मोबाइल पर क्या देख रहे हैं, कंटेंट कौन सा कंज्यूम कर रहे हैं। कौन सा अभी ठीक है, आप अभी अब हमारे घर ये गैजेट मौजूद हैं, बच्चे आपको कहेंगे कि हमें यूज़ करना है। सेकंड रीज़न क्या है इसकी? सेकंड रीज़न देखिए अभी इसी के साथ जुड़ी है, जैसे फैमिली में अगर पेरेंट्स के साथ उनकी कम्युनिकेशन गैप है, पेरेंट्स उनको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, मॉनिटरिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है, मॉनिटरिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनको नहीं पता बच्चे क्या कर रहे हैं, वो चीज़ें बहुत ज़रूरी है जिसको आप आम अल्फाज में कहते हैं कि बच्चों पे नज़र रखें। लेकिन जो अपने नज़र रखनी है ना वो आपने अच्छे तरीके से नज़र रखनी है। लाइक उनके साथ अपने रिलेशनशिप फ्रेंडली बनाएं। आपको पता होना चाहिए कि आपके बच्चे की एक्टिविटी क्या है, उनके फ्रेंड्स कौन से हैं, वो कहाँ जाते हैं। ठीक है, ये एक रीज़न है कि कम्युनिकेशन गैप। ठीक है, इसके अलावा पीयर प्रेशर होता है, जैसे फ्रेंड्स हैं वो अच्छे दोस्त नहीं हैं, वो यूज़ कर रहे हैं ड्रग्स, एंड सम टाइम आपके फैमिली में ही कुछ लोग ऐसे होते हैं और आपके बच्चे उनको रोल मॉडल समझ रहे होते हैं। अच्छा, वन थिंग दैट वी ऑलवेज, आई मीन वी नो, हम सबको, आप तो आपका तो चूंकि स्पेसिफिक फील्ड है आपका, तो आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि हमेशा शौक से शुरू होता है, तजर्बे से, ट्राई से शुरू होता है, फन से शुरू होता है, लेट्स डू इट यार, ट्राई करते हैं कैसा है, फिर उसके बाद ये एडिक्शन बनता है। कितने % ऐसे केसेस है किफ़ायत जो आपको लगता है कि दे टर्न इनटू एडिक्शन, या फिर वो शौक की उस लिमिट से आगे जाने से पहले वापस आ जाते हैं? ऐसे कितने केसेस आपके पास आते हैं? ऐसे तो बहुत कम केसेस है जो आप, अगर आपको मैं इस टाइम एक बात करूं कि आजकल जो कम से कम जो एज है वो 8 ईयर्स, 8 ईयर्स, और ये जो है ना वेब का इस्तेमाल शुरू करते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट या इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, और वो उस पर कैटेगोरिकली लिखा होता है कि ये एडिक्टिव है। ठीक है, निकोटीन लेवल्स होती है, लेकिन जहाँ पे आपको कोके से वहाँ पे सिगरेट्स आपको अवेलेबल है वही सही आपको, और ये सस्ती नहीं है, ये आपको 5,000 की डिवाइस मिलती है और उसमें 1000 पफ होती है। तो बहुत से जो हमारे यंग जनरेशन है, जो हमारे नौजवान हैं, वो इसका इस्तेमाल करते हैं कि हम तो स्मोकिंग नहीं कर रहे और फैमिली को एक दिखावा कर रहे हैं कि ये तो एक फ्लेवर है, लेकिन वो फ्लेवर नहीं होता, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि एडिक्टिव ना हो। बहुत से नौजवान
जो कि यंग और अगर वालिदैन को नहीं पता तो आपने बात छेड़ी है, तो हम बताएं कि एक तो उसमें निकोटीन का लेवल होता है जो फ्लेवर को यूज़ करें, मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं, और दूसरा जो डिवाइस वो यूज़ करें उसका भी लेवल है कि वो कितना हाई पफ जनरेट करता है। तो आप डोंट टेक इट लाइट अगर आपका बच्चा कह रहा है कि नहीं ये तो सिर्फ स्मोक। इसी से फिर जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता क्रॉस एडिक्शन में जाता है। शुरू में वो वेप इस्तेमाल करता है, उसके बाद फिर वो तंबाकू नोशी पर जाता है। केस आ गया, एक मदर आ गई अपने बच्चे को लेकर कि इसको तो ये प्रॉब्लम हो गया, रिहैब कैसे शुरू होता है उसका? आई मीन फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग होगी या डायरेक्टली फिजिकल ट्रीटमेंट पे जाएगा, क्या होता है? मैं चाहता हूँ आप कॉन्सिक्वेंसेस पेरेंट्स को बताएं ताकि वो प्रीएम्प्ट करें, रोकें इसको। बिल्कुल, उसमें ये देखिए कि हमारे पास कोई भी पेशेंट यहाँ पे आता है, बहुत से पेशेंट तो मैं बता दूं कि नशे का मरीज विलिंगली इलाज के लिए राजी नहीं होता। ठीक है, इसमें 100 में 10% लोग जो कि माँ बाप मोटिवेट करके लेकर आते हैं। हम क्या करते हैं, हम उसका जो है ना सबसे पहले एक ड्रग स्क्रीनिंग प्रोफाइल टेस्ट होता है। बहुत से माँ बाप अपने बच्चों को शक की बुनियाद पे भी लेकर आते हैं, लेकिन जब हम ड्रग स्क्रीनिंग प्रोफाइल टेस्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंगली हमें पता चल जाता है कि बच्चा कौन कौन सी ड्रग्स ले रहा है और किस मिकदार में ले रहा है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली फिर इनका जो फर्स्ट स्टेप होता है वो साइकेट्रिस्ट जो कि हमारे कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट होते हैं। सबसे पहले तो ये होता होगा ना कि इनकी ड्रग्स बंद करें। जी उनको साइड पे करें। बिल्कुल, जो है ना रिहेबिलिटेशन का यही मकसद होता है कि इनकी तमाम तर जो ड्रग्स की चीज़ें वो ख़त्म की जाए। अच्छा, वन थिंग टेक्निकल मैं चाहता हूँ साथ साथ हम क्लियर करते हैं। आपने कहा उसका स्क्रीनिंग होता है, ब्लड लेते हैं? नहीं, उस ब्लड स्क्रीनिंग करते हैं पाकिस्तान। और साथ साथ मैं ये भी चाहता हूँ कि अगर ब्लड लेते हैं तो कितने अरसे तक उस ब्लड के अंदर वो एलिमेंट नजर आ सकता है? सर्टेन टाइम के बाद गायब भी हो जाता है ना, लेकिन मैंने एक ड्रग ली 1.5-2 महीने बाद को सर्टेन टाइम होता है। उसमें देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यूरिन का टेस्ट करते हैं। अच्छा। लेकिन ब्लड का टेस्ट भी होता है, ब्लड से भी पता चल सकता है। लेकिन पाकिस्तान में इस टाइम 2 साल हो गए एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट आया जो बालों से, जो ये बाहर मुल्कों में होता था, और आपके हेयर से जो है ना वो टेस्ट हो जाता है, और उसमें भी ड्रग्स लेते हैं जी या ड्रग्स लेते हैं, लेकिन उसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, वो 22,000 का है। और इसी तरह हम लेकिन अवेलेबल है। लेकिन हम ये समझते हैं कि कुछ ड्रग्स ऐसी है जो कि आपको कुछ अरसे के बाद आप टेस्ट करते हैं तो वो नेगेटिव आ सकता है। उसमें हम ये सजेस्ट करते हैं कि बच्चे पे जब शक हो आप फ़ौरन उनका टेस्ट करवाएं और उसी टाइम पर वो डिडक्ट हो। अगर खुदा न खास्ता अर्ली स्टेजेस में पेशेंट को, फैमिली को पता चल जाए जैसे कि कैनाबिस है और उसमें अर्ली स्टेजेस में पता चल जाए और उनको कोई साइकोसिस। साइंस कौन से हो सकते हैं जिनसे पेरेंट को शक हो सकता है या उनको पता चल सकता है कि ये मेरा बच्चा इस तरह से कर रहा है, इसके बिहेवियर में कुछ चेंजेस आई हैं तो मुझे लेकर जाना चाहिए इसको टेस्ट सबसे पहले वो उसका जो वजन है वो बहुत तेजी के साथ वो गिर रहा होता है। ठीक है, उनमें चिड़चिड़ापन होता है और उसकी टीनेजर्स तो वैसे ही चिड़चिड़े नहीं होते लेकिन उनके उठने जी उसके उठने और जागने में बहुत एक फ़र्क होता है। रात को वो पूरी रात जागता है और दिन को वो सोया रहता है। ठीक है, और वो सुन रहे हैं ना आप लोग? ठीक है, और बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं कि वो मतलब आप कह लें कि रात को वो जागने की वजह से रात को पूरी रात जागते दिन को सो जाते हैं और माँ बाप को ये लगता है कि इन्होंने पढ़ाई की है, बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे सीजन देख रहे हैं, बच्चे सीजन देख रहे हैं। फाइनली क्योंकि हम यंगस्टर्स में इस इशू की बात कर रहे हैं, स्कूल्स जो हैं खासतौर पर टीचर्स क्या रोल प्ले कर सकते हैं? मैं चाहूँगी कि आप दोनों इस बात का जवाब दें। इस बार पहले आप मेरे ख्याल से देखिए, उसमें एक तो ये है कि आपका पहला मैं टू द पॉइंट बात करूँगी, हर स्कूल में हर कॉलेज में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का होना ज़रूरी है क्योंकि आपको पता होता है क्लास में एक बच्चा उसका बिहेवियर में चेंज आना शुरू हो गया कि और स्टडी उसकी वैसी नहीं, उसकी परफॉर्मेंस एकदम गिरना शुरू हो गई है, उसका बिहेवियर डिफरेंट है, तो उसके लिए साइकोलॉजिस्ट की स्क्रीनिंग ज़रूरी है। वो आइडेंटिफाई करते हैं, फिर वो रेफर करते हैं कि कोई प्रॉब्लम है, इसको इनकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए। तो स्क्रीनिंग भी होनी चाहिए। दूसरा ये है कि अवेयरनेस सेशन होने चाहिए हर लेवल पे, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इवन की जो भी सेटिंग है, इवन का यहाँ पे भी हर तरह से जो है अवेयरनेस सेशन को बढ़ाया जाए। ये हो सकता है, ये हो सकता है, मुश्किल नहीं है। आप कोरोना जैसी चीज को कंट्रोल कर सकते हैं ना। दिए हैं मेमन को हमने कहते सुना है, आप उनको हाईलाइट करना चाहती हैं? आपको अच्छे लगे और अगर आपकी नजर से गुजरे? बिल्कुल, कोई भी अच्छी चीज हो तो डेफिनेटली हमें अच्छा लगता है कि जो है ना इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, नजर रखनी चाहिए, साइकोलॉजी वाली बात, एंड देन डिफरेंट गैजेट्स की हेल्प ली जाए। बिल्कुल इस तरह के टीम्स को जिफात साहब भी आप। मैं तो इस टाइम ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में इस टाइम ड्रग इमरजेंसी लगानी चाहिए क्योंकि जितनी तेज़ी के साथ आपके नौजवान नस्ल तबाह हो रहा है, ठीक है, आपके मुल्क में आपका यंग नौजवान बच्चा जो यंग टैलेंटेड है, ठीक है, उसको नशे ने बर्बाद किया है। ठीक है, जिस तरह बाकी हॉस्पिटल्स है, बाकी
जैसे कि कैंसर के हॉस्पिटल्स है और बड़े हॉस्पिटल्स है, लेकिन पाकिस्तान में रिहेबिलिटेशन सेंटर बहुत ही कम है, ना होने के बड़ा तबका है ये जो पार्टीज वीकेंड पार्टीज के ऊपर लोग करते हैं, उनका दूसरा नाम हम उनको हाईलाइट नहीं करते, जो कि हमें लगता है कि कहीं पता नहीं, लेकिन हमें इस टैबू से निकलना पड़ेगा। बहुत सारे लोग इसके एडिक्ट हो चुके हुए हैं, दे गो फॉर द वीकेंड पार्टीज, दे डू अल्कोहल, एक्सरसाइज एंड ऑल दैट। उनके लिए कुछ कहें, उनके बारे में क्या कहेंगे? अब उसमें भी ज़्यादा हमारी यंग जनरेशन ही है। बिल्कुल, हमारे जितने भी यंग जनरेशन है, यही मैं बात इसको कंटिन्यू करूंगा कि अगर हमने अपने नौजवान नस्ल को बचाना है तो हमने बड़े स्टेप लेने पड़ेंगे, ठीक है, जिसमें हमारे हुकूमत को मतलब जैसे कि रिहेबिलिटेशन सेंटर, जैसे कि हमारे पास वसाइल बहुत कम होते हैं, आपने एक रिहेबिलिटेशन पेशेंट को रिहेबिलिटेट किया लेकिन उनको स्किल्स नहीं सिखाए, वो स्किल्स नहीं सिखाए, जैसे कि एक बच्चा है वो अनपढ़ है, आपने उसको टेलरिंग सिखानी है, आपने उनको ड्राइविंग सिखानी है, अपने मोबाइल रिपेयरिंग सिखानी है, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा मैं एक बात ऐड कर दूं कि हमारे जो ड्रग एडिक्ट है, जब हमारे पुलिस वाले उनको पकड़ते हैं तो स्टेट अवे जो ना उन पर 9C एक जुर्म है, उसमें डाल देते हैं 6 महीने साल के लिए। लेकिन वो जैसे कि बाहर मुल्कों में होता है कि अगर कोई ड्रग एडिक्ट को मतलब पकड़ते हैं तो उनको सजा के तौर पे रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेजा जाता है। ये हुकूमत की तरफ से एक होना चाहिए कि कोई भी सबको किरदार अदा करना पड़ेगा, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो टीचर्स हो। 9C की बात करें, 150 लेके छोड़ भी देते हैं कि खैर है बेटा जाओ, ऐसे ना क्या करें, 9C भी ना लगाया करें, उसको गाइड की 150 लेके छोड़ा भी ना, क्योंकि आयशा उसकी वजह है ना कि वो आपका बच्चा भी हो सकता है, वो मेरा भाई भी हो सकता है, वो मेरी बहन भी हो सकती है। सो इसको ऐसे सोचना है ताकि हम अपनी नस्ल को बचाएं। बहुत लेकिन इसके ऊपर अगर कानून साजी की जाए और उनको जैसे कि अदालत से ही स्टेट अवे आप गवर्नमेंट सेक्टर में भिजवाए बच्चों को, ठीक है, आप प्राइवेट में भिजवाए। अब आप माँ बाप से पूछे ना कि अगर आप प्राइवेट इलाज करवाना चाहते, आप गवर्नमेंट से इलाज लेना चाहते। टाइम हमारा सेगमेंट खत्म हो गया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसके ऊपर मुझे लगता है और भी बात की जा सकती थी, लेकिन वक्त हमारे पास होता है कम, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि टू द पॉइंट बात जो है ना वो आप तक पहुंच जानी चाहिए। पेरेंट्स जो हैं खास तौर पर, उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि आपने अपने बच्चों पर लाजमी नजर रखनी है। अब एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ मजीद बातें करेंगे, अहम टॉपिक्स, अहम मेहमान हमारे साथ होंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। शादी एक खूबसूरत रिश्ता है, लेकिन खुशगवार और कामयाब अज़दवाजी ज़िंदगी को बरकरार रखना जो है वो बहुत और अक्सर मुश्किल भी हो जाता है, लोग बैलेंस नहीं कर पाते हैं। बहुत से जोड़े जो हैं वो इस सवाल से दो चार होते हैं कि ऐसी कौन सी बातें हैं जिनका ख्याल रखा जाना चाहिए, स्पेशली जिनकी नई नई शादी होने वाली होती है। नहीं जिनकी होने वाली होती है। बड़े कॉन्फिडेंस से बता रही हैं, आपको कैसे पता ये सारी बातें? अच्छा, तो वो जो है ना वो शादीशुदा लोगों के पास आते हैं जो एक्सपीरियंस होते हैं, कहते हैं हमें कुछ बताएं कैसे हम जो है ना बीवी को भी खुश रखें, घर वालों को भी खुश रखें, क्योंकि ये वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि ससुराल और बीवी इन दोनों के दरमियान में ना वो बेचारा एक सैंडविच बन के रह जाता है। तो इस चीज़ के ऊपर हमने बात करनी है, इस चीज़ के ऊपर हमने बात करनी है कि जनाब आप अपनी जो शादी है उसको कामयाब कैसे बना सकते हैं, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, और ये हम आपको नहीं बताएंगे, ये एक्सपर्ट आपको बताएंगे। एक्सपर्ट बताएंगे। और उससे पहले एक बात, आजकल जितनी ये जो खबरें हम सुन, रिलेशनशिप खराब हो गया, सेपरेशन हो गई, चल नहीं सके मामलात, उसमें एक तो मुझे लगता है कि जो बुनियादी तौर पर जब रिश्ता बनता है तब कुछ फंडामेंटल्स कॉम्प्रोमाइज़ किए जाते हैं, ठीक है, और जिन्होंने ज़िंदगी गुजारनी होती है उनका फैसला कम होता है, और जिन्होंने नहीं गुजारनी होती है, अम्मा अब्बा चाचा मामा ताया, उनकी राय ज़्यादा होती है कि बेटा ये तुम्हारे लिए ठीक है। उससे नहीं पूछते जिसने उसके साथ लाइफ गुजारनी होती है। खैर लॉट्स ऑफ इश्यूज, हमने कहा जरा इस पे थोड़ी सी गाइडलाइन ले लेते हैं, हल्का फुल्का इसको टच कर लेते हैं। हमारे साथ ताहिरा मलिक है, हमारे नफ्सियात हैं, आप इनको जानते हैं, उनसे जरा हम कुछ अच्छी खुशगवार जिंदगी की टिप्स लेने की कोशिश करते हैं। वेलकम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक? मैं ठीक ठाक, थैंक यू। इज देयर अ फार्मूला जिंदगी के अंदर शादी को अच्छा करने के लिए, या गो विद द फ्लो इज अ गुड फार्मूला? नो, देयर इज अ वेरी साइंटिफिक फार्मूला, और अब बहुत ज़रूरत है आजकल की मॉडर्न मैरिज को, तो उसकी बहुत ज़रूरत है। फार्मूला लंबा है थोड़ा, तो स्टार्ट सबसे पहले ये तो सबसे पहले बुनियादी है कि आपको शादी के बारे में जो आपका व्यू है, एग्जिस्टिंग व्यू है, उसको देखना है। जब आपकी शादी होने वाली है तो आप शादी किस रिश्ते को समझते हैं, शादी आपके लिए क्या है? क्या ये एक ज़रूरत का रिश्ता है कि घर में रोटी पकाने वाली आ रही है, या ये कल्चरल, जैसे आपने बात की कि चूँकि अम्मा अब्बा ने की थी तो मैंने भी शादी करनी है, या मुझे एक दोस्त भी चाहिए, या मुझे एक साथी चाहिए? क्या शादी के बारे में व्यू क्या है? तो कामयाब शादी, अब जिनकी हो गई है शादी, अब वो तो हो गई, अब हमने उनका जो शादी का एक कल्चरल व्यू है, और अगर वो प्रॉब्लम दे रहा है, मसला दे रहा है रिश्ते में, तो उसको चेंज करना है। ठीक है। आई बीइंग लाइक प्रैक्टिकली अ मैरिड गाय, मैं ये बात कर सकता हूँ और आप भी इसको रिलेट कर पाएंगी समहाउ के शादी इज़ अ होल डिफरेंट चैप्टर। आई मीन यू नो समवन, मेरे सामने एक ऐसा केस आया, हमारे एक ऐसे कोलीग थे, वो 8 साल से किसी के साथ रिलेशन में थे, उनकी मंगनी हुई थी, और उनकी शादी हुई
और 4 महीने के अंदर उनका सेपरेशन हो गया, 4 months। और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा हाउ इट हैपेंड, उन्होंने कहा मुझे समझ नहीं आई ये क्या हुआ, बिकॉज आफ्टर मैरिज शी वाज अ होल डिफरेंट ह्यूमन, या मे बी ही वाज अ डिफरेंट ह्यूमन, यानी कि उनकी चली नहीं। तो ये नोइंग का फिर क्या फार्मूला होगा टू नहीं, वो पहले वाली बात फिर उसकी उनकी खराब था ना, वहाँ मसला था कि दे डिड नॉट नो द पर्पस ऑफ मैरिज। ओके, कि उन दोनों का जो पर्पस ऑफ गेटिंग मैरिड था वो शायद फर्क था। मैं शादी कर क्यों रहा हूँ, पहले शादी एक रीज़न से की जाती थी, अब शादी बहुत रीज़न से की जाती है। तो मे बी इनका पर्पस हो घर चलाना और उनका पर्पस हो दोस्त ढूंढना, ओके, यू नो। तो मे बी वो फर्स्ट पॉइंट में कई मसला हुआ था। कम्युनिकेशन से ही जुड़ा हुआ है ये जो सेकंड पॉइंट मैंने बताया कि गेटिंग टू नो, उनको जानना, कम्युनिकेट करना, मतलब कि आप अपनी नीड्स उनको बताएं और उनकी नीड्स पूछें, ये बहुत ज़रूरी है। आप ठीक कह रही हैं, बट डीप नॉलेज, एक उसको हम कहते हैं लव मैप आप बना लेते हैं कि एक नक्शा है मेरा कि मुझे ये चीज़ें पसंद हैं, ये चीज़ें नहीं पसंद, ये चीज़ें बचपन में मुझे ट्रिगर करती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं शादी की कामयाबी और नाकामी का ताल्लुक आपके बचपन से है। ठीक है, हिना रिजवी हमारे साथ, तोहफे नहीं होने चाहिए। हिना रिजवी हमारे साथ हैदराबाद से मौजूद है, लाइव कॉलर। हिना कैसी हैं आप जी, बताइएगा क्या सवाल है आपका? मैं हिना बात कर रही हूँ। काफ़ी टाइम से मैं ये प्रोग्राम देख रही थी और बहुत अच्छा टॉपिक आप लोगों ने चूज़ किया है और बड़ी मुश्किल से नंबर भी आप लोगों का मिला है। तो मेरा ये कहना था कि नॉर्मली जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, वो मतलब हमने देखा है कामयाब नहीं होती। और मेरी भी अब रिसेंटली शादी होने वाली है, तो मैं इतना ज़्यादा परेशान हो रही थी। तो मैंने सर से ये सवाल करना है कि आखिर क्या करना चाहिए कि हमारी जो ये लाइफ है वो अच्छी गुजरे और कोई भी उसमें मुश्किलात ना पेश आए, क्योंकि आजकल ऐसा है कि हर बंदे को, हर फैमिली मेंबर या हम बाहर भी कहीं देखें तो गुस्सा बहुत जल्द आ जाता है। ठीक है, तो क्विकली आपकी लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, आप इन कांटेक्ट हैं जिनसे आपकी शादी हो रही है, बात होती है आपकी या नहीं? ब्लाइंड एक वो है जी, बात होती है और मतलब लव और अरेंज मतलब मिक्स ही है सारा। ओके, मिक्स है। ठीक है, गॉट योर क्वेश्चन। ठीक है ना, थैंक यू जी डॉक्टर। अच्छा, आई थिंक इनका सवाल एक जनरलाइज्ड है, अम्ब्रेला क्वेश्चन है जिसके बारे में हम शो कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल उसी को आगे बढ़ाते हैं बात को। यही पूछ रही है ना कि कामयाब शादी के लिए क्या है। तो पहले कि बी रेडी टू चेंज योर एग्जिस्टिंग बिहेवियर। तो इनको अगर इनकी अम्मी ने कुछ शादी के बारे में बताया है, अम्मी से माजरत, लेकिन ये कि उसको खुद क्वेश्चन करें और ख़ुद स्टडी करें चीज़ों को और ख़ुद अपने आप को स्टडी करें। अम्मी और खाला और फूफी, मेरी ऑल रिस्पेक्ट, बट ये कि उनसे थोड़ा हट जाएं। क्यों? ये नहीं कि उनको पता नहीं है, ये नहीं कि हमारे बड़ों के पास विजडम नहीं है। वो जिस हालात में बड़े हुए और जिनकी शादियां हुई, अब हालात बहुत बदल गए हैं। ये खुद भी बदल गई हैं अपनी अम्मी से और अपनी नानी से। तो बी रेडी टू चेंज, गेट टू नो द अदर पर्सन। ठीक है, अपने आप को चेंज कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, हमारे साथ याया मौजूद है कराची से। जी याया, कैसे हैं आप, क्या सवाल है आपका? वालेकुम, गुड मॉर्निंग। और इनकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। थोड़ा सा इनका डिफरेंट स्टाइल है लेकिन बहुत रियलिस्टिक है। एक्चुअली बात ही कि मेरी शादी को आयशा तकरीबन 27 बरस होने वाले हैं 7 तारीख को। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे बुरा टाइम गुजारा, लेकिन मैंने एक चीज सीखी है। मैं कहता हूँ कि जो भी आपका पार्टनर है ना, उसको कुछ अच्छाइयों और कुछ बुराइयों से एक्सेप्ट करें। ऐसा हो नहीं सकता कि सारी चीजें सही हो, 100% परफेक्ट हो। और अगर या भाई आपका टाइम अच्छा गुजरा है, कतई कलामी की माजरत, भाभी से भी राय लेनी पड़ेगी ना, उनका कैसे गुजरा? मैं बात करा दूंगा आपको, वो बिल्कुल मैं इंडिपेंडेंट राय दूंगा। हमारे एक इंटरव्यू टीवी पे आती है, लोग देख चुके हैं। लेकिन मेरा जो है ना, मैं कहता हूँ जो सबसे बड़ा एलिमेंट है ना इमरान, वो एलिमेंट है आपका ट्रस्ट एंड टॉलरेंस का। और दूसरा जो आप जो फीलिंग ऑफ रेस्पेक्ट आप देंगे तो आपको रेस्पेक्ट मिलेगी। मैं नहीं किसी समझता कि अगर आप मियाँ हैं, हस्बैंड है, सिर्फ आप उस बुनियाद पे आपकी इज्जत की जाए और आप औरत की इज्जत ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। दूसरी बात जो इनसे मेरा सवाल ये होता है कि कुछ दिनों बाद पैड अप आदमी होता जरूर है, तो आपको एक दूसरे को कितना कुशन देना चाहिए। जो प्राइवेसी हर एक को चाहिए होती है थोड़ी बहुत, आप उस प्राइवेसी को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं? क्योंकि जरूरी थोड़ी कि आप हर चीज आप हस्बैंड से डिस्कस कर रही होती है, सहेलियों से कर रही होती, किसी से कर रही होती, तो एक थोड़ा सा क्वेश्चन देना कितना जरूरी, ये मेरा सवाल है। ओके, थैंक यू जी। मुझे सवाल स्पेस देना कितना जरूरी है का सवाल है। एड्रेस किया हमने, लेकिन थोड़ा सा और बता दें। नहीं, स्पेस तो बहुत जरूरी है कि आप दें, लेकिन ये कि उसके बारे में पहले कम्युनिकेट कर लें क्लियर कि देखो ये इस तरह मुझे चाहिए, इतनी मेरी नीड है, तो इज दैट ओके विद यू? आपको ये ठीक लग रहा है? ठीक है, क्विकली जब हम एक रिलेशनशिप में जा रहे हैं, क्योंकि टाइम हमारा खत्म हो रहा है, कौन से ऐसे फंडामेंटल्स हैं जिसको हम देख लें? अक्सर मैंने फिर कहा बुजुर्ग डिसाइड कर रहे थे, फैमिली में तो खास तौर पे कि अब्बू ने कह दिया, चचा ने कह दिया, और फिर लड़कियां चूंकि मशरकी लड़कियां, ठीक है, अब्बू ने कह दिया, मैं उनका दिल नहीं तोड़ सकती, या दादाजी की डेथ होने वाली है, दादी की, खुद तो फौत हो जाते हैं, फंसा जाते हैं पीछे। बहुत से बच्चों को केसेस में, सबको मैं नहीं कह रहा, सब ऑफेंड ना हो। कौन से फंडामेंटल्स हैं जी जिनका ख्याल रख लें, और बड़े भी जिसका ख्याल रख लें और माइंड ना करें अगर बच्चे कोई ऐसी बात करें? क्विकली जरा ये बता दें।
फंडामेंटल सबसे पहले तो ये है ना कि बात करेंगे तो होगा ना, अगर आप बात नहीं करेंगे तो कैसे देखेंगे? फिर तो मैं भी वही वाली बात कर दूंगी कि नौकरी अच्छी हो, शक्ल ठीक हो और उम्र का ठीक हो, इस तरह। तो ये तो फंडामेंटल जब तक वो बात नहीं करेंगे। सबसे पहले तो कम्युनिकेशन मेरे ख्याल में बड़ी ज़रूरी है। उनसे पूछें कि उनका जो बेसिक फैक्टर्स जिन पे अक्सर मियाँ बीवी ऊपर वाली लड़ाइयाँ कर रहे होते हैं वो फाइनेंसेस हैं, वो फाइनेंसेस को आगे लाइफ में कैसे देखते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, वो एम्बिशियस हैं कि नहीं। अच्छा, मोस्टली ख़वातीन को मेरे पास जो आती हैं उनको हस्बैंड एम्बिशियस नहीं है जी, ये कुछ करना नहीं चाहते लाइफ में, आगे बढ़ना नहीं चाहते, वो हैं, देख लें अगर आपका जो भी उसके बारे में व्यू है। बच्चों और मज़हब के जो भी छोटे मोटे इश्यूज हैं ये अक्सर बड़ी लड़ाइयों के, सतही लड़ाइयों के बायस बच्चे कम ज़्यादा होने। हाँ, बच्चों के पालने के बारे में कि किस तरह पालना है, किस तरह नरमी सख्ती, इस पे अक्सर फैमिली का इनपुट भी होता है। ये हाँ, ये आप उनसे पूछ सकते हैं। लेकिन मैं आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, वही बात है कि अरेंज मैरिज में मैं इस टाइम कोई फार्मूला दे नहीं सकती क्योंकि टेक्स टाइम। तो अगर हम ऐसा कर नहीं सकते, ये भी गलत होगा कहना कि खातून एक कॉल में या 2 कॉल्स में पता कर सकती हैं। लेकिन अगर आपके फंडामेंटल्स जो हैं जिस पे आप बहुत पक्की हैं कुछ चीज़ों में, मज़हब में, किसी बात में कि कैसे करना चाहिए, नहीं बच्चों को कैसे पालना चाहिए कि नहीं, फाइनेंसेस, जॉब आपने करनी है। आई नो कि कितना कॉम्प्लिकेटेड ये टॉपिक है और आपने बहुत खूबसूरती से इतनी इन्फॉर्मेशन भी दी है इसमें, बहुत अच्छे से आपने बताया। अब जारी बात है, बिटवीन द लाइंस बात हो सकती है इसके ऊपर, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो हम इतनी ओपन वे में डिस्कस नहीं कर सकते। जो चीज़ मुझे समझ आई ना, सबसे इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन। आपने सही वाला डिसीजन लेना है आयशा, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, बात करना जो है ना, ऑलवेज से इट्स अ गैम्बल। मैं इसीलिए तो आपको पूछने दे रही थी, मैं सीख रही थी। बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट। आखिरी पॉइंट अगर आपके नाज़रीन को बताना चाहें, आप अपना बेस्ट वर्जन अपने पार्टनर के साथ हैं या नहीं है? आप घर में को वर्कर के साथ कितने अच्छे हैं, अम्मी के साथ आप बेस्ट होते हैं, स्ट्रेंजर्स के साथ आप अपना बेस्ट काइंडनेस, बेस्ट चीज दिखाते हैं, व्हाई नॉट विद योर पार्टनर? आपको फेक क्यों करना पड़े? फ्लेक्सिबिलिटी एलिमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें इतने सारे नुकात हैं, हम पूरे 2 घंटे का शो इस पे कर सकते हैं और उससे भी ज्यादा शायद, क्योंकि हर किसी की शख्सियत है, उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं। लेकिन आई होप कि हमने जितने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, मैं इसमें सिर्फ एक ही बात करता हूँ, अगर आपने अच्छी सक्सेसफुल मैरिड लाइफ गुजारनी है, अपनी कम्युनिकेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग रखिए, ठीक है? हाँ, कम्युनिकेशन रखिए हर चीज की, और सबसे ज्यादा ट्रस्ट एक दूसरे पे कीजिए किसी की बात के बजाय। तो इट विल रियली हेल्प यू टू मेक अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, और एक दूसरे के मसाइल आप हल करते रहेंगे। और स्पेस तो देना बहुत ही जरूरी है। स्पेस देना बहुत जरूरी है, ऊपर वाली स्पेस नहीं है, जो एक दूसरे को थोड़ा सा टाइम देना, कि अगर कोई अकेला बैठना चाहता है तो इट्स ओके, आप थोड़ी देर उसको अकेला बैठने दें, उस पर नाराज होने की जरूरत नहीं है। व्हाट्सएप चेक करें। अब हमें भी स्पेस चाहिए, थोड़ी सी स्पेस चाहिए, ब्रेक चाहिए, एक ब्रेक ले लेते हैं जी। आप जाइए कहीं नहीं, क्योंकि अभी हम वापस आ रहे हैं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद जनाब। अब आपको अपडेट करते हैं कहा मामले से जो कि इफेक्ट करने जा रहा है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, हम कह सकते हैं, हमारे सेक्टर को। हुकूमत ने IMF से जो वादे किए थे एक एक करके उनको पूरा कर रही है, और एक और वादा जो है वो कर दिया गया है पूरा, और वो ये है कि FBR ने 56 बड़े शहरों में प्रॉपर्टी के सरकारी रेट्स का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया है। प्रॉपर्टी रेट्स में तकरीबन 5% इजाफा हुआ है और मार्केट रेट के 80% के मसावी हो चुके हैं। अच्छा, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अगर हम कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी समेत 11 बड़े शहर हैं जहाँ पे पुराने रेट्स फिलहाल बरकरार रहेंगे, ताहम कोयटा, गवादर, मुल्तान, बहावलपुर, लसबेला, रहीम यार खान है, सरगोदा है, यहाँ पे भी तब्दील नहीं हुए। ताहम पेशावर, एबटाबाद चले जाएँ, फैसलाबाद, गुजरात समेत दीगर जो 45 सिटीज़ हैं इनके रेट्स तब्दील हुए हैं। जो गैर मनकूला प्रॉपर्टी है इसके नए सरकारी रेट्स का इतला 1 नवंबर से होगा। हमने कहा कि एक तो इसका इम्पैक्ट जानते हैं और टेक्निकल एंगल भी जानते हैं कि फ़र्क पड़ेगा कितना। तो इस वक्त हमारे साथ सदर इस्लामाबाद डेवलपर्स एसोसिएशन और साबिक सदर इस्लामाबाद चेंबर्स भी हैं, नन अदर देन यासिर साहब मौजूद हैं, यासिर इलियास खान साहब, सरदार यासिर इलियास, इज़ अ ब्रांड नेम, आप इनको जानते हैं सेंटोरस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और लैंडमार्क पाकिस्तान की और इस्लामाबाद की जो बिल्डिंग है उसको ओन करते हैं। विद दैट बिजनेस के अंदर इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो हम ज़रा इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि वो इसका क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं आम लोगों के लेकर भी और डेवलपर्स को लेकर भी। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस, आप मौजूद हैं, बड़ा अच्छा लगा। एज आप सेट सोशल पे तो नज़र आते हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम में भी आना चाहिए। सबसे पहले इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं, कैसे कंसीव किया है आपने और आपकी एसोसिएशन ने इस फैसले को? देखिए, मैं समझ रहा हूँ कि इसकी बहुत नेगेटिव इम्प्लीकेशन होगी एंड आई थिंक डेट्रीमेंटल है इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ। अगर देखा जाए, जो पिछले 1-1.5 साल में हमने देखा, जो नई टैक्सेस इंपोज किए गए हैं, FED भी लगा दिया गया है, आपके कैपिटल गेन टैक्स को भी उसकी इंक्रीज़ कर दिया गया, यू नो, लुकिंग एट 15%, इट्स अ लॉट ऑफ मनी। एंड अगर आप अपनी मार्केट पॉलिसीज़ को, अपनी FBR की पॉलिसीज़ को कंपेयर करें बाकी मुल्कों के साथ, अगर आप दुबई को देख लें, आप अगर मलेशिया को देख लें, सिंगापुर को देख लें, हांगकॉन्ग को देख लें, तो हमारे टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं उनसे, रियल एस्टेट से अगर मुंसलिक।
जो मौजूदा इशू है पिछले 1-1.5 साल में हमने देखा ऑलमोस्ट $11 बिलियन दुबई जा चुका है, दुबई रियल एस्टेट में, क्योंकि वो अट्रैक्टिवनेस खत्म हो चुका है पाकिस्तान की रियल एस्टेट में बिकॉज ऑफ द टैक्स। इन्वेस्टर्स बाहर जा रहे हैं। उसकी देखें बुनियादी वजह ये है कि जब आप बिजनेस करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, प्रॉफिट के लिए करते हैं। अगर आप टैक्सेस इतने लगा देंगे कि आपके प्रॉफिट्स मार्जिनलाइज हो जाएंगे, आप कहेंगे लेट्स इन्वेस्ट समवेयर एल्स या इन समथिंग एल्स। अब ये जो 11 बिलियन गया है ये अनऑफिशियली गया है, एंड आई एम गिविंग यू अ स्नैपशॉट। सो लुक एट पाकिस्तान स्टॉक मार्केट वैल्यू, लुकिंग एट अबाउट टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ अबाउट 38 बिलियन। तो अगर आप 11 बिलियन की बात करेंगे जो यहाँ से हार्ड कैश बाहर गया, दैट्स रफली अबाउट 29% ऑफ जस्ट दैट साइज अलोन। दैट हैज गॉन टू रियल एस्टेट, नॉट इनटू सम इंडस्ट्री। अब पाकिस्तान की जो टैक्सेस आपने नए लगा दिए हैं, देखें दिस इज गोइंग टू चेंज एवरीथिंग। अगर आप मेरे पास अज्यूम करेंगे 1 लाख रुपए की एक वैल्यू, आप कह रहे हैं कि नहीं अब मार्केट वैल्यू 80% हम उसकी इंक्रीज करेंगे, सो 180 टाइम्स 180%, तो ये लगेगा 1,80,000। अब लेट्स से कि आप अज्यूम कर रहे हैं कि मार्केट वैल्यू है, डीलर ने कह दिया, ऑनलाइन आपने देख लिया कि लेट्स से उसकी वैल्यू है 4 लाख, मैं 4 लाख पे नहीं बेच रहा, मैं बेचता हूँ 3 लाख पे। दुनिया में होता क्या है, दुनिया में जो आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू होती है उसके ऊपर टैक्स किया जाता है। अब FBI ने अज्यूम कर दिया कि वैल्यू है, हालांकि हकीकत में शायद ऐसा ना हो। अगर डेस्परेट सेल हो रही है, आप मार्केट वैल्यू असेस करके उसकी इंक्रीज कर दिया आपने, प्राइस इंक्रीज कर दी, मेरे प्रॉफिट डिक्लाइन हो जाएंगे, तो आपने बायर को और सेलर को दोनों का इफेक्ट कर दिया। लेकिन ये अंडर वैल्यूड प्रॉपर्टीज का जो कॉन्सेप्ट था ना, इसने भी तो बहुत ज्यादा कम से कम अगर इकोनॉमी को हम लें, लेट्स सपोज मैं डेविल्स एडवोकेसी करते हुए मैं उनकी बात आपके सामने रखता हूँ कि जितना अंडर वैल्यूड प्रॉपर्टीज बेची जाती थी, खासतौर पर इस्लामाबाद में आप चले जाएं, जहाँ पे इस वक्त एक छोटा सा प्लॉट 2 करोड़ या 2.5 करोड़ रुपए का है, उसको 70 लाख का की वैल्यू उसकी शो की जा रही थी, तो वो भी तो को बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं कर रहा था। आपके ख्याल में ये होना ही नहीं चाहिए था, या इट वाज सपोज्ड टू बी सम दरमियाना रास्ता जिस पे आ जाते हैं? ऐसा हमेशा विन विन की बात की जाती है, म्यूचुअल कॉम्प्रोमाइज किया जाता है, लेकिन मशावरत के साथ। ठीक है, मैं पर्सनली रिप्रेजेंटिंग द इस्लामाबाद डेवलपर एसोसिएशन एंड बीइंग अ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इस्लामाबाद चैम्बर, आपको बता रहा हूँ कि FBI ने हमारे साथ कोई मशावरत नहीं की। वी आर टॉकिंग अबाउट द बिगर डेवलपर्स इन इस्लामाबाद। अगर हमारे साथ मशावरत की होती, वी आर आल्सो रिप्रेजेंटिंग द मेजर सोसाइटीज, द हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, जो कि बिलियंस के प्रोजेक्ट्स हैं। अगर हमारे साथ मशावरत की होती, एक टेबल पे बैठते हैं हमारे साथ, वी कुड फिगर आउट विन विन। देखें अभी कोई भी टैक्स किसी भी लिहाज से देखा जाए कोई इंसेंटिव नहीं दिया जा रहा है, या तो इंस्टॉलमेंट प्लान्स में आप करना है, आप कहेंगे किस्तों में आप अदा करना है। ये किया जाता है कि आप लेट फाइलर से फाइलर है 3% पे, अगर लेट फाइलर पे आपने 6% कर दिया, ये कहाँ का लॉजिक है? आप पेनल्टी अगर कोई मार्जिनल अमाउंट कर लें, 0.50 कर लें, 1% कर लें, यू आर चार्जिंग सो मच मनी जैसे कोई आप किसी का जुल्म करने के लिए तैयार हैं। दिस इज एक्सटॉर्शन। द अदर प्रॉब्लम दैट वी हैव विद दिस होल सिनेरियो, जो आपकी सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ है वो रुक चुकी है। देखें योर रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन, लोग लगाना नहीं चाह रहे पैसा। नहीं, देखें आपके क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है ना, अपॉर्चुनिटीज़ बाहर हैं। पिछले 1-1.5 साल में आप CDA के ट्रांसफर्स, RD के ट्रांसफर्स निकाल के देखने, आपको खुद नजर आएगा कितनी डिक्लाइन हो चुकी है ट्रांसफर्स। और अपॉर्चुनिटीज की आप बात करें, और दुबई का भी आपने जिक्र किया, वहां पर तो कोई टैक्स है ही नहीं, ना इनकम टैक्स है राइट नाउ, और ना ही प्रॉपर्टी के ऊपर कोई टोटल ट्रांसफर टैक्स होता है 4%, जो दुबई लैंड डिपार्टमेंट चार्ज करता है, जो आपको पे करना पड़ता है। देयर इज नो कैपिटल गेन टैक्स। टॉप 10 जो वहां पर इन्वेस्टर्स थे, जो बाहर की दुनिया से आए थे, उनमें पाकिस्तानी टॉप 10 में आते हैं। सेकंड हाईएस्ट है हमारे, जो सबसे हाईएस्ट है हमारा हमसाया मुल्क सबसे हाईएस्ट है, और सेकंड हाईएस्ट में पाकिस्तानीज हैं। इट्स अ लॉट ऑफ मनी। तो डू यू थिंक कि ये इस फैसले के बाद ये जो बाहर जा रही है वेल्थ हमारी, ये और बढ़ेगी? मजीद जाएगा, मजीद फ्लाइट ऑफ कैपिटल होगा। सिर्फ फ्लाइट ऑफ कैपिटल नहीं, फ्लाइट ऑफ टैलेंट भी हो रहा है, ब्रेन ड्रेन। मैं इस बार भी हार्ड जस्ट 1 वीक बैक आई वाज इन दुबई एंड आई एम टेलिंग यू, जितने पाकिस्तानीज मुझे मिले हैं स्पेशली रियल एस्टेट में, जो मेजर ब्रांड्स हैं वहाँ पे, मेजर ग्रुप्स हैं, उनके पास पाकिस्तानीज काम कर रहे हैं, बिकॉज वो ये कह रहे हैं कि यहाँ से ज़्यादा अर्निंग वहाँ पे है, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी है, स्टेबिलिटी भी है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हैज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। और आपको पता है कि यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कितनी ज़्यादा है, उसकी वजह से बिजनेसेस इफेक्ट हो रहे हैं, बार बार आप शहर को बंद कर देते हैं। दिस इज अ लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन। आई एम टेलिंग यू, GDP ग्रोथ इज नॉट गोइंग टू गो अबव 3%। अगर ऊपर जाता है वेल एंड गुड, लेकिन गवर्नमेंट तो इसको टारगेट करिए ऊपर। देखिए हमारे लिए तो ये ड्रीम है, एक आइडियल सिनेरियो है कि 3% से अबव क्या 6% तक जाए, जैसे कोविड-19 में गया था। लेकिन इन हालात में देखें, योर रियल एस्टेट ड्राइव्स 60 अदर एलाइड सेक्टर्स, 60 other sectors work on real estate. अगर आपने ये रोक दिया तो आपकी marketing companies, steel companies, you know, your cement, your facade, glass, all of these companies get affected. Furniture, tiles, all of this runs around real estate. तो हम बड़े शहर हैं कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, यहाँ पर तो अभी भी फ़िलहाल रेट्स जो हैं वो बरकरार हैं। और आपको पता है कि इन बड़े शहरों के अंदर ही लोग जो हैं वो ज़्यादा प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट मार्केट जो है वो ज़्यादा एक्टिव आपको नज़र आती है। इसमें इजाफा आप देख लें कितना होगा। करंटली FBR जनरेट कर रहा है अराउंड, लेट्स से 150 बिलियन 200 बिलियन कर रहा है। इस इजाफे के बाद वो करेंगे लेट्स से 700 बिलियन 800 बिलियन। इज इट वर्थ? अब उसको आप फ्लिप साइड देख लें कि इफ रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस हो रहे होते हैं उससे वो कितना कमाते हैं, बिकॉज वॉल्यूम इज द गेम। चाहे आप गाड़ियों की ड्यूटी की बात कर लें, आप रियल एस्टेट के ऊपर ड्यूटीज़ की बात करें, टैक्सेस की बात करें, इफ़ यू इंक्रीज वॉल्यूम यू अर्न मोर, इफ़ यू डिक्रीज वॉल्यूम यू अर्न लेस। तो दिस बेसिक कॉमन सेंस ऑफ बिजनेस कि आप वॉल्यूम पे कमाएं, आप टैक्सेस डिक्रीज कर लेते हैं, ट्रांजैक्शन ज़्यादा होते हैं, बट दे आर नॉट डूइंग दिस, दे आर डूइंग एग्जैक्ट ऑपोजिट। देखिए दे आर ट्राइंग टू यू नो सैटिस्फाई IMF एट द कॉस्ट, एट द एक्सपेंस ऑफ पाकिस्तानीज डूइंग बिजनेस पाकिस्तान। ये वायबल नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है। If you compare again with the competitive advantage of being somewhere else,
ट्रस्ट मी पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा कंपेरेटिव ममालिक अवेलेबल हैं, लेकिन पाकिस्तान लोग इसलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि अपना मुल्क है, हमारी पहचान यहाँ पे, हम कहते हैं हम यहीं पे पैदा हुए थे, यहीं पे दफन होंगे, रोज़गार हम ये क्रिएट करें। देखिए टोटल एम्प्लॉयमेंट इज अबाउट 70 मिलियन। 70 मिलियन में से यूर एम्प्लॉइंग अबाउट 8 to 9% ऑफ पाकिस्तान इन दिस सेक्टर अलोन। इसमें सिर्फ कंस्ट्रक्शन की बात करूँ, अगर आप बाकी भी डाल दें, रियल एस्टेट के साथ मार्केटिंग कंपनीज डाल दें, एडवर्टाइजमेंट कंपनीज डाल दें, आप बाकी जो आपके एलाइड सेक्टर्स डाल दें, देन यू एम्प्लॉइंग वेल ओवर 30%। अच्छा, इसको जो साथ वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हमारे कहते थे कि 40 इंडस्ट्रीज हैं, आप 60 कह रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हैं कोरिलेटेड, लेकिन इसमें एक फैक्टर ये भी आता है ना व्हेन वी टॉक अबाउट जीडीपी कि आप जो कैपिटल है उसको जहाँ पे पार्क कर रहे हैं, क्या वो फर्दर बिजनेस एक्टिविटी को जनरेट कर रहा है, क्या वो फॉर एग्जांपल क्या वो कोई प्रोडक्शन कर रहा है, क्या वो कोई ऐसी एक्सपोर्ट्स कर रहा है, ये तो हमारा ही पैसा है जो हमारे ही मुल्क के अंदर घूमता रहता है, मैंने फाइल ली बेची, आपने ली बेची, एंड दिस इज़ हाउ डेवलपर्स अर्न, दिस इज़ हाउ प्रॉपर्टी एंड सोसाइटीज़ ऑनर्स अर्न, जिनको आप भी रिप्रेजेंट करते हैं तो आप उनके बारे में बता सकते हैं। लेकिन इसका पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को लेकर, पाकिस्तान की ओवरऑल डोमेस्टिक ग्रोथ को लेकर जिसने वो फिगर डिटर्मिन करना है, उसका तो ऐसा फ़ायदा इसलिए भी नहीं होता कि पिछले 1 डेकेड में हमने देखा है देयर वर लॉट ऑफ मनी दैट वाज इन्वेस्टेड इन रियल एस्टेट, लेकिन उसने जीडीपी ग्रोथ को हेल्प नहीं किया है सच। हाँ, डोमेस्टिकली हमने देखा कि हमारा स्ट्रक्चर बेहतर हुआ होगा, लोगों को रोजगार मिल गया होगा, वो एक अलग, वो भी एक फिनोमिनन है, बट ओवरऑल जीडीपी के ऊपर इसका इंपैक्ट उतना पॉजिटिव नहीं रहा जो इंडस्ट्री दे सकती है। ये परसेप्शन है, लेकिन हकीकत में ये देखें, एज सिर्फ कंस्ट्रक्शन alone is doing about 3 to 4% contribution. Then if you add the allied sectors combined, it goes well above 20%. Services भी इसमें involved है, IT भी इसमें involved है. I mean, a lot of us that have databases, CRM softwares, हम online services देते हैं, cloud computing उसी के थ्रू आती है. The problem that we have at Pakistan, एक perception जो है इंडस्ट्री के बारे में, अब देखें कि if manufacturing is going to be there, tile manufacturing किसके लिए करेगा, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग किसके लिए करेगा, इलेक्ट्रिक केबल किसके लिए मैन्युफैक्चर होगा, सोफाज फर्नीचर किसके लिए मैन्युफैक्चर होंगे, रियल एस्टेट के लिए। द फैक्ट दैट रियल एस्टेट ड्राइव्स ऑल द अदर्स, वी डू हैव अ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन। जो पार्किंग ऑफ फंड्स की बात हो रही है, देखें ये परसेप्शन है, आज पाकिस्तान की आबादी के अगेंस्ट वी हैव अ ह्यूज पॉपुलेशन बेस, 240 मिलियन की बात कर रहे हैं, 240 मिलियन के अगेंस्ट आज रियलिस्टिकली 14 to 15 मिलियन हाउसेज की रिक्वायरमेंट अवेलेबल है, घरों की अपार्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। वो तब भी हम बनाएंगे अगर मार्केट में अट्रैक्शन होगी। देखें आपने जब FED इंक्रीज कर दिया, इट्स अ लॉट ऑफ मनी, 5% ऑल ऑफ द सडन, तो जो अट्रैक्शन होगी बायर के लिए, न्यू बायर के लिए, वो भी खत्म हो गई। अच्छा, क्विकली बताइए कि आइडियल सिचुएशन क्या हो सकती है फिर इसको लेकर? आई मीन एक सिचुएशन ये है ना कि जो प्रॉपर्टीज हैं अंडर वैल्यूड है, उनका वो टैक्स वो वैल्यू नहीं मिल रही, गवर्नमेंट जिससे परेशान है, और IMF ने भी कहा है, और दूसरा है आप कह रहे हैं कि अगर इतना बढ़ा देंगे तो हम कहाँ जाएंगे या लोगों के लिए घर कैसे बनेंगे? तो व्हाट इज द आइडियल सिचुएशन? आई मीन यूर प्लेटफॉर्म क्या फाइंड अ सोर्स क्या हमारा इशू क्या है? बिकॉज वी हैव अ बजट ऑफ अबाउट 19 ट्रिलियन, जिसमें से आपका जो बजट डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट आ रहा है वो अबाउट 7 ट्रिलियन है, व्हिच इज अबाउट 6% ऑफ योर जीडीपी। क्यों है ये मेरा क्वेश्चन है कि व्हाई इज द बजट सो एक्सेसिव? हम अपनी स्पेंडिंग क्यों नहीं कम कर रहे, एक्सपेंडिचर्स क्यों नहीं कम कर रहे, ताकि हम ऑप्टिमम जो आपकी आमदनी है उससे ज़्यादा खर्चात क्यों आपके? ये पहला सवाल है। सेकंड, अगर कम है तो टैक्स नेट इंक्रीज करें, टैक्स बेस अपनी इंक्रीज करें, जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है उसको ना निचोड़ें, उसी को आप निचोड़ेंगे तो उसके प्रॉफिट्स खत्म हो जाएंगे, ही इज गोइंग टू डिक्लेयर बैंक्रप्सी एंड मूव एल्सवेयर। देखिए हम एक बिजनेसमैन एक परिंदे की तरह होता है, उसको जहाँ खुराक मिलती है ही माइग्रेट्स। दिस इज व्हाट पीपल आर गोइंग टू डू, दे आर गोइंग टू माइग्रेट। सो द सॉल्यूशन इज टू इंक्रीज द टैक्स नेट। जो बाकी सेक्टर्स हैं, जो देखें अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में पाकिस्तान की, योर टैक्स जीडीपी रेशियो इज 9%, एंड डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप देखें पाकिस्तान में कौन लोग टैक्स दे रहे हैं? 3 to 4%। व्हाट अबाउट द अदर 96-97%? उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है? दिस इज व्हाट वी नीड टू लुक एट कि पाकिस्तान लैक क्या कर रहा है। लैक हम कर रहे हैं टैक्स नेट। IMF को आप और भी तरीकों से सेटिस्फाई कर सकते हैं, नॉट बाय चार्जिंग मोर। आपके बड़े अच्छे सजेशंस हैं, इसके लिए आपने बात की क्योंकि एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर हैं आप, डेवलपर्स एसोसिएशन के सदर हैं, आपकी बात हुई है। वी आर गोइंग टू मीट विद सम पीपल टुडे, पॉलिसी मेकर्स, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये थी और एडवाइस ये है इन सबको कि आप लोग ये करने से पहले हमसे मिला करें, ताकि बाद में जाके दे शुड नॉट बी ह्यू एंड क्राई, दे शुड बी अ मीडिएशन, प्रोफेशनल मीडिएशन, बजाय इसके कि यू नो देयर इज पीपल ऑन द स्ट्रीट्स, पीपल डूइंग राइट्स, प्रोटेस्ट। ये होना नहीं चाहिए। वी आर सिविलाइज्ड सोसाइटी, बाकी ममालिक की तरह हम टेबल पे बैठ के डायलॉग करें। दिस इज नॉट गुड फॉर द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, एंड नेशनल इंटरेस्ट कम्स अबव ऑल एल्स, एंड अगेन बिजनेस कम्स बिफोर एनीथिंग एल्स। इकॉनमी अगर आपकी थ्राइव करेगी या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे हम काम करेंगे, तो पाकिस्तान तब तरक्की करेगा। बिजनेस के बगैर नहीं कर सकता, चाहे वो कोई भी सेक्टर ऑफ पाकिस्तान। कोई डेवलपमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर से मिलके? कुछ पॉजिटिव होगा? कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए हम हमेशा उम्मीद लेके काम करते हैं और पाकिस्तान में हमें यकीन है। आई थिंक पाकिस्तान के टर्न अराउंड, अगर इसको आप अच्छी पॉलिसी दें, 2 से 3 साल चाहिए पाकिस्तान को इवॉल्व करने के लिए। देखिए वी नीड अ टूरिज्म पॉलिसी, वी नीड गुड IT पॉलिसीज। IT खुद ही इवॉल्व हो रहा है, उस पर कोई खास कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। टूरिज्म पॉलिसी, होटल सेक्टर आपका थ्राइव करेगा। राइट नाउ दिस पोटेंशियल ऑफ $30-40 बिलियन दैट कैन जनरेट फ्रॉम द नॉर्थ अलोन। इतनी पोटेंशियल है, लेकिन पॉलिसी कोई नहीं है आपके पास, कोई इंसेंटिव आप नहीं दे रहे। दीज आर द सेक्टर्स जो कि निगलेक्ट हो रहे हैं, जो ओवरलुक
हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट के एंड से बहुत बड़ी गफलत है। दिस इज अ ह्यूज गैप, ह्यूज डिस्कनेक्ट बिटवीन अस एंड देम। फॉरेन पॉलिसी देख ले कि मलेशिया में क्या पॉलिसी है, दुबई में क्या पॉलिसी है। अगर वहाँ पे लोग थ्राइव कर रहे हैं, बिजनेस थ्राइव कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में एग्जांपल जो है वो हमारे पास मौजूद है दूसरे मुल्कों की। बहुत शुक्रिया यासिर, डायनामिक पर्सनालिटी यासिर, बहुत अच्छा लगा। मेरा पहला इंटरेक्शन है लेकिन बहुत अच्छा लगा आपसे। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त जो है वो हो चुका है ख़त्म। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।